हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 13 से लेकर 19 ऑफ अक्टूबर के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पहले पुरानी वाली वीडियो एक बार देख ली होगी, पूरी की पूरी आप करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके होंगे वो वाले, और उसी के साथ आज हम क्या करेंगे, अगले वाले करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पास बिना टाइम गवाए। पहले तो आप सबको पता है कि जो प्रीवियस वीक की रिविजन होती है वो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, या आपकी ड्यूटी है कि आप इसे सॉल्व करें और आप इसे कमेंट सेक्शन पे आंसर करें। ठीक है, आंसर करेंगे तभी आप सीख भी पाएंगे, तब आप देख पाएंगे कि आप कितना लर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए करना। 4 क्वेश्चन है आपके पास, 4 नहीं 6 क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन सबके आंसर बिल्कुल आपके पास एक्यूरेट होने चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन। और पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे पास है अपॉइंटमेंट और जो पर्सन्स इन न्यूज है, इससे रिलेटेड हम सारा का सारा सेक्शन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है बच्चे सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि न्यू सीएम बन चुके हैं कहाँ के, यूनियन टेरिटरी के, और यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। क्या नाम है इस यूनियन टेरिटरी का आपके पास, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखिए बच्चा, अब अगर आप सबको पता हो हमारे पास 3 ऐसी यूटीज हैं, ध्यान देते हैं इस बात पे, हमारे इंडिया में 3 ऐसी यूटी हैं जिनके पास अपनी खुद की क्या है बच्चा, अपनी खुद की विधान सभा है। मैं रिपीट कर रही हूं, हमारे इंडिया में 3 ऐसी यूटीज हैं बेटा जिनके अपने पास खुद की विधान सभा है। तो 3 यूटी ऐसी हैं, उसमें से एक आप सबको पता है दिल्ली, जहां पर अभी कौन बैठी थी याद करिए, अतिशी नाम की जो व्यक्ति है, जो फीमेल है, वो क्या बनी थी वहां पर, 3rd सीएम बनी थी आम आदमी पार्टी की। ठीक है, आपने पढ़ा था ये करंट अफेयर। दिल्ली के अलावा सेकंड आपके पास आता है बच्चे पुडुचेरी। सेकंड कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे, पुडुचेरी। और पुडुचेरी के बाद तीसरी यूटी कौन सी निकल कर आती है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर आती है। ठीक है, तो ये 3 ऐसी यूटी हैं जिनके पास क्या है, अपनी विधानसभा है। और अगर बच्चा विधानसभा होगी तो फिर सीएम भी जरूर होगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में, पूरा का पूरा समझते हैं। कहता है उमर अब्दुल्ला वाइस प्रेसिडेंट हैं किसके बच्चा, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, इसके कौन थे ये, इस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, और अब ये वहां पर क्या बनने जा रहे हैं, नए सीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी हम सीएम की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 164 डील करता है किसके साथ, सीएम के साथ डील करता है, ये आपको यहां पर याद रखना है, ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। अब एक दिमाग में और क्वेश्चन आएगा, जम्मू कश्मीर इनिशियली कोई यूटी थोड़ी थी हमारे पास, जम्मू क्या था हमारे पास, जम्मू हमारे पास पहले से एक राज्य था। तो यूटी कब बना था हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को इसे क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। ठीक है, अगला कहता है ही बिकेम द सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द सेकेंड टाइम। ये तो बिल्कुल फैक्चुअल हो गया। कहता है विद दिस ही बिकम्स द फर्स्ट सीएम ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर सिंस द एब्रोगेशन ऑफ, कौन सा आर्टिकल टूटा था, तो आर्टिकल नंबर 370 को अबॉलिश किया गया था, और उसके बाद क्या बनाया गया था, इसको यूटी बनाया गया था। अगला कहता है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ये क्या बनेंगे बच्चा यहाँ पे, ये बनेंगे डेप्यूटी सीएम इस यूटी के। तो सीएम कौन है आपके पास, उमर अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, और इनके साथ डेप्यूटी कौन बनेंगे, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र, क्या बनेंगे यहाँ पे, सुरेंद्र। कहता है यहाँ पर जेकेएनसी मतलब इस पार्टी की बात हो रही है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अलायंस हुआ है यहाँ पर। अलायंस वॉन द इलेक्शन बाय सिक्योरिंग 48 आउट ऑफ 90 असेंबली सीट्स विच वेंट फॉर इलेक्शन। ठीक है, हम सबको पता है बच्चे कि जब देखिए इसको बहुत इजी भाषा में समझते हैं, जब कोई पार्टी बहुत क्लियर मेजॉरिटी से जीत कर आती है, जब भी कोई पार्टी स्टेट के अंदर क्लियर मेजॉरिटी से जीत कर आती है, तो वो क्या बनाती है, अपना सीएम बनाती है। बट अगर किसी कारणवश वो दोनों या फिर पार्टी जो है वो क्लियर मेजॉरिटी से नहीं आती है, तो क्या बनती है वहाँ पे, कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है। और यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अगला पॉइंट कहता है जेकेएनसी एमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जिसको कितनी सीट्स मिली है बच्चा, 42 सीट
पार्टी विद 42 सीट्स ऑफ विच 35 सीट्स वॉन फ्रॉम कश्मीर वैली, और 7 कहाँ से आई हैं उनको, जम्मू डिवीजन से। और अलायंस पार्टनर जो है उसको कितनी सीटें मिली है यहाँ पे, 6, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि कितनी कितनी सीटें। अब देखो बेटा, सीटों का क्वेश्चन तो ज़्यादा कम ही बनेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कौन अपॉइंट हुए हैं, डिप्यूटी कौन है, और कैसी सरकार वहाँ बनी है, गठबंधन की सरकार, जिसको आप कोएलिशन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चे इसके बाद, जम्मू कश्मीर के पास 2 राजधानी है, ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर के पास 2 राजधानी है। एक कौन सी आती है बच्चा इसकी यहाँ पर, विंटर कैपिटल, और दूसरी का नाम क्या आता है यहाँ पर, समर कैपिटल। विंटर की बात करेंगे तो जम्मू आ जाएगा, समर की बात करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, श्रीनगर, ठीक है। जब भी हम श्रीनगर की बात करते हैं बच्चा, ध्यान रखना, जो एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, एशिया का जो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, श्रीनगर में देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है, तो हमारे स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन ये रहता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आप टिक कर लेंगे वहां पर कौन सी आती है आपके पास नदी, यहाँ पर झेलम आती है। जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ध्यान देंगे बच्चा, जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया की फ्रेश वाटर लेक है, और उस फ्रेश वाटर लेक का नाम क्या आता है आपके पास, वुलर लेक या बुलार लेक, जो भी आप इसे कहना चाहें आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम एक और पॉइंट यहाँ पर सीखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, तो यहाँ पर हम सीख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को लेकर। क्यों? क्योंकि पेपर में एक आधा क्वेश्चन हमारे पास पासेस को लेकर ज़रूर आता है कि फलाना फलाना पास किसको कनेक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसमें से एक पास आप नाम नोट कर लेंगे, एक आ जाता है बच्चे आपके पास पीर पंजाल पास, आपको याद रखना है पीर पंजाल पास। सेकंड आपको याद रखना है यहाँ पर बनिहाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर कौन सा आता है, बनिहाल पास। उसके अलावा एक और आपके पास आ जाता है जिसका नाम है जोजिला। क्या नाम आता है बच्चे इसका यहाँ पर, जोजिला। जोजिला पास भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है एक और पास आता है जिसका नाम क्या है, मिंटका या मिंटाका भी कहते होंगे, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। अब इस बार मैं आपको सीएम गवर्नर नहीं करा रही क्योंकि सीएम आप पढ़ रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अभी वहां पर, मनोज सिन्हा, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का। अब हम एक क्वेश्चन और सीखते हैं बच्चा। बच्चे कई बार पूछते हैं कि क्लासिकल डांसेस हमारे पेपर में आते हैं, ठीक है, क्लासिकल डांसेस जो हैं वो हमारे किस में आते हैं, पेपर में आते हैं। तो मैं सॉरी क्लासिकल नहीं, फोक डांसेस हमारे पेपर में आते हैं। तो मैं आपको फोक डांसेस ऐड करके बता रही हूँ, किसके साथ, जम्मू कश्मीर के साथ। एक आपको याद रखना है बच्चे, एक वहाँ पर आता है खुद या फिर कुड भी लिखा होता है उस डांस का नाम, ये आपको याद करना है। एक आता है बच्चे आपके पास वहाँ पे छज, कहाँ का डांस है, ये भी जम्मू कश्मीर का। एक बहुत फेमस है जो पेपर में कई बार क्वेश्चन बनाता है, क्या नाम है इसका, रौफ। ध्यान रखना ये फोक डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस जम्मू कश्मीर में हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा। ये कौन से डांस है, सारे के सारे फोक डांसेस हैं, क्लासिकल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा एक आता है आपके पास धूमल, एक्सेट्रा, ऐसे अनगिनत हैं, पर पेपर में आज तक रौफ सबसे ज्यादा पूछा गया है, ये आपको यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसके साथ हमने क्या पढ़ा यहां पर, जिसके साथ हमने एक्स्ट्रा कुछ छोटे छोटे फैक्ट यहाँ पर सीखे हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात, कौन सा आर्टिकल डील करता है सीएम के साथ, तो आर्टिकल नंबर 164। और हम सबको पता है बच्चे कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी, देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाती हूँ एक पॉइंट और, ठीक है। आर्टिकल नंबर 164 कहता है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय, मैं कह रही हूं चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। कौन अपॉइंट करेगा बेटा इसको, गवर्नर। तो ऐसा नहीं होता कि गवर्नर किसी को भी उठाकर सीएम बना देगा, बिल्कुल नहीं। जो पार्टी फुल फ्लेज क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीत कर आती है उसी में से कोई एक क्या बनता है आपके पास, गवर्नर बनता है। और शपथ भी कौन दिलाएगा बेटा, तो हम सबको पता है शपथ भी कौन दिलाएंगे, गवर्नर ही दिलाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर
क्लियर हो चुका होगा। और आपने इसके साथ जो मैंने आपको फैक्ट सिखाए हैं दो चार वो आप इसके साथ यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और कितनी ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके पास अपनी विधानसभा है, तो अब 3 ही है अपने पास। वो 3 कौन कौन सी है बच्चा? तो आप याद रखेंगे, एक है दिल्ली, एक कौन सा आता है पुडुचेरी, और एक आता है जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली की अपॉइंट हुई थी अभी रिसेंटली आतिशी नाम था ना, आतिशी करके नाम था उनका। सेकंड जम्मू कश्मीर में कौन अपॉइंट हुए हैं अभी? उमार करके याद रखो या उमार करके याद रखो, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके साथ के, पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के, ठीक है। सेकंड, अब सेकंड थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये हरियाणा में थोड़ी काया पलट हो गई है ना, हरियाणा में बिल्कुल काया पलट हो गई और बिल्कुल ही एक नई सरकार यहाँ पर बनकर आ गई। वैसे तो उम्मीद थी भी, नहीं भी थी, पर पता नहीं, चलो है ना। चलो देखो, जब हम हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा हमारे पास कब बना था, तो आपको याद रखना है 1 नवंबर 1966 को हमारे पास ये बना था। जब भी हम हरियाणा की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है, जब भी हम हरियाणा की बात करेंगे, यहां पर एक एटॉमिक पावर प्लांट आता है और उस एटॉमिक पावर प्लांट का नाम है बच्चे गोरखपुर। क्या नाम है इसका? गोरखपुर पावर प्लांट। ये आपको याद करना है। आप पेपर में क्या गलत कर देंगे, हमें लगेगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है तो हम यहाँ गड़बड़ कर सकते हैं, पर गोरखपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर है बेटे? तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है, हरियाणा में आता है, ठीक है। तीसरी बात, हम सबको बताएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो कि 2015 में कहाँ से शुरू किया गया था? पानीपत से। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इसी हरियाणा की जब हम बात करते हैं बच्चे, हरियाणा की कैपिटल का नाम क्या आता है आपके पास? चंडीगढ़, ठीक है, सबको पता है इसके बारे में, चंडीगढ़ कैपिटल आती है। और चंडीगढ़ वाज डिजाइंड बाय ली कॉर्ब्यूसर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूं, ठीक है। तो चंडीगढ़ इज डिजाइंड बाय, या आर्किटेक्ट कौन थे? तो आप याद रखेंगे ली कॉर्ब्यूसर, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहां से एक क्वेश्चन और देखें, एक इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है, मैं रिपीट कर रही हूं, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है यहाँ पे, या फेयर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगता है जिसका नाम है सूरज कुंड। क्या नाम है बेटा इसका? सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये भी हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके साथ के? हरियाणा के साथ के, आपको यहाँ पर सीखने हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चा, कहता है यहाँ पर आपके पास नायब सिंह सैनी, ये पहले से ही तो सीएम ही थे ना, वहां पे पहले से ही सीएम थे, और अब क्या बन चुके हैं बच्चा? यहाँ पे सेकेंड टाइम क्या बने हैं? हरियाणा के सीएम बने हैं, और दूसरी बार बीजेपी सरकार वहां पर जीत चुकी है लगातार, ठीक है। कहता है हिज 13 मेंबर कैबिनेट स्वर्ण इन ओथ, मतलब ओथ ली होगी इन्होंने, यहाँ पर ये याद रखना है। उसके बाद है सैनी, कौन है बच्चा? अ दलित लीडर है, कहां से? कुरुक्षेत्र से। लेड बीजेपी टू विक्ट्री इन द असेंबली इलेक्शन। कितनी सीट्स मिली यहाँ पे? सिक्योरिंग 48 सीट्स इन द 90 मेंबर हाउस, ठीक है। तो ये इतना काम का नहीं है, बस इतना याद रखो कि कौन बने हैं, अगर आएगा क्वेश्चन तो यही आंसर रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। और हमें एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पर कि जब भी हम हरियाणा की बात करेंगे, कौन सा आर्टिकल जुड़ रहा है बच्चे यहाँ पे? तो वही आर्टिकल, सीएम की जब भी हम बात कर रहे हैं, कौन सा आर्टिकल आ रहा है? आर्टिकल नंबर 164, क्योंकि सीएम आर्टिकल नंबर 164 से ये पॉइंट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है बच्चे आपने ना आप अगर रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया था, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल थे जिनका नाम था राकेश पाल एक शिप में पूरी की पूरी तैयारी कर रहे थे, और वहाँ से राजनाथ सिंह ने आना था, डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पर आना था, उनके एक वेलकम के लिए पूरी शिप सज रही थी, और उसी दौरान राकेश पाल को जो है वो क्या हुआ था? हार्ट अटैक हुआ था, और हार्ट अटैक के कारण जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी क्या हो गई थी? वहाँ पर डेथ हो गई थी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल थे, उनकी सीट बहुत लंबे समय से वैकेंट थी, वो अब फिल हुई है जाकर, ठीक है। वो सीट अब यहां पर फिल हो चुकी है, ठीक है। देखिए क्या कहता है बच्चे यहां पर, एस परमेश या परमेश, जो भी आप इनको नाम याद रखें, ठीक है, एस परमेश ऑफिशियली टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। आपको याद रखना है यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन बने हैं डायरेक्टर जनरल? तो आप याद रखेंगे एस परमेश, इनका नाम निकल कर आता है, ठीक है। और ये कौन से नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो आप याद रखेंगे कौन से नंबर के हैं बच्चा? 26 नंबर के हैं, ये आपने अपने दिमाग में क्लियर रखना है। और अगर हमसे कभी पूछा जाता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1 फरवरी 1978, क्योंकि 77 में तो ये बनकर आया था ना, एक्ट वगैरह आया था, फिर 78 में ये बनकर हमारे पास तैयार हो चुका था। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ लिखे हुए हैं बच्चा? नई दिल्ली में। और ध्यान रखना है आपने कि अभी किसकी डेथ हुई है रिसेंटली, तो आप याद रखेंगे
राकेश पाल की, और बहुत लंबे समय तो नहीं कहेंगे पर चलो सीट वैकेंट थी, और उस सीट को किसने अब यहाँ पर फुलफिल करा या वैकेंसी को किसने फुलफिल करा है, तो आप याद रखेंगे एस परमेश ने इसको फुलफिल करा है। ठीक है, आप सबको पता है कि इसका एम क्या क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड क्या क्या एम करता है, मतलब इसकी ड्यूटीज क्या क्या है। तो इसकी पहली ड्यूटी है बच्चा कोस्टल सिक्योरिटी करना, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे सिक्योरिटी मेंटेन करना, प्लस मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो पानी से रिलेटेड सारी जगह है वहां पर सिक्योरिटी करना, किसी भी प्रकार की स्मगलिंग ना होने देना, ये सब काम किसके आते हैं बच्चा, ये किसके आते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम ये सारे के सारे आते हैं। उसके अलावा एक बात और, 1 Feb इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन कोस्ट गार्ड डे, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। हर साल 1 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया एक और करंट अफेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास आता है रश्मिका मंदाना, आप सबको पता ही है। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ था बेटा, अगर आपको याद हो तो जैसे जैसे ये नया नया एआई आया था ना, जैसे एआई आया तो इनकी एक डीप फेक वीडियो बनाई थी, ठीक है, पूरी की पूरी, और फिर वो वायरल हुई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर इन्होंने बहुत सारी क्लियरेंस भी दी थी उसके ऊपर, फिर उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के साथ मतलब उनको बताया था कि ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक वैसे ही अब उसी के साथ का ये करंट अफेयर आप जोड़ लेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता है रश्मिका मंदाना जो है, जो कि साउथ की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, ठीक है, पुष्पा राज वाले में भी तो है यार, कहता है हैज बीन अपॉइंटेड एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। और तुम्हें याद होगा तो अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज करे थे, उसके अंदर भी हमने I4C पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने वहां पर, I4C, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। I4C में क्या क्या आ जाता है आपके पास, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर हम बात करें कि I4C के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हमें पता होने चाहिए बच्चा इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के लिए कॉलिंग नंबर क्या है, ठीक है, कॉलिंग नंबर क्या है, तो डैट इज 1930। क्या आता है बच्चे यहाँ पर आपके पास, ये कॉलिंग नंबर है। कॉलिंग मतलब ये हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप क्लिक करके, या फिर अगर आपके साथ कोई भी ऐसा साइबर फ्रॉड हो जाता है तो आप इसके साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, ये मत बोल देना रश्मिका मंदाना से बात कर सकते हैं, इनसे बात नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि आप साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट को दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। और हम सबको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी किसके पास है, ध्यान दीजिए किसके पास है, अमित शाह के पास। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए हो गया एक और आपके पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि किसके साथ था, यहाँ पे साइबर सेफ्टी के साथ इंपॉर्टेंट डील करता था। ठीक है, और इनकी फेक वीडियो आई भी थी, शायद आपने आप सब इंस्टाग्राम चलाते हैं वैसे तो आपने देखा होगा। अगला आता है हायर टू जामनगर रॉयल थ्रोन। ठीक है, अब ये क्या स्टोरी है, इसको थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चे क्या था कि जो जामनगर है, जामनगर का एक पुराना नाम भी है। ठीक है, जामनगर की जब आप बात करते हैं तो इसका एक पुराना नाम है जिसका नाम आता है नवानगढ़ भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, नवानगढ़। और जैसे बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं बच्चे जहाँ पे राजे महाराजे अभी भी बैठे रहते हैं, मतलब बैठने का बोलने का मतलब है, पावर तो चलो क्या ही है इनके पास, पर अभी भी मतलब रॉयल फैमिलीज उनकी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो महाराजा थे कहाँ के बेटा, तो आपको याद रखना है नवानगढ़, जिस नवानगढ़ को आज हम किस नाम से जानते हैं, जामनगर। इन्होंने अपने नेफ्यू मतलब भतीजे को, और कह सकते हो इंडिया के क्रिकेटर अजय जडेजा को क्या बनाया है, अपना लीगल हायर यहां पर बनाया है। ठीक है, अब भतीजा बनाया, ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, और लिखा है महाराजा, मतलब उनके अंकल का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, उनके अंकल का नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे महाराजा शत्रुशल शल्याशिन। ठीक है, सिन्हा आता है आपके पास यहाँ पर जडेजा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो है, जो सौराष्ट्र अपने पास कौन सा आता है, क्रिकेट जो ये आती है ना अपने पास, या रणजी ट्रॉफी आती है। ठीक है, तो जो सौराष्ट्र के जो ये कैप्टन भी रहे हैं रणजी ट्रॉफी के भी, सौराष्ट्र जो टीम है उसके क्या रहे हैं बेटा, ये कैप्टन भी रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं महाराजा इनकी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और अजय जडेजा अब क्या बने हैं, इनकी थ्रोन के मतलब इनकी गद्दी के क्या बने, यहाँ पे लीगल हायर
बन चुके हैं। ठीक है, तो कोई और घबराने की बात नहीं है, सीधा सीधा आंसर है। और जामनगर कहाँ पर आता है बेटा, तो आप याद रखेंगे जामनगर कहाँ पर आता है, गुजरात में, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या आ जाएगी बच्चा, तो आप क्या याद रखेंगे वहाँ पे, गांधीनगर। और जब भी हम गुजरात बोलते हैं हमें दो फेमस पर्सनालिटीज़ नहीं भूल के जानी है, उसमें से एक नाम आता है फादर ऑफ द नेशन। कौन है हमारे फादर ऑफ द नेशन, तो आप याद रखेंगे गांधी जी। ठीक है, क्लियर रखना है आपने। और दूसरे आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनका नाम क्या आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ द नेशन किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो गुजरात से बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी एक एटॉमिक पावर प्लांट है जिसका नाम है ककरापारा। क्या नाम है बेटा इसका, ककरापारा एटॉमिक पावर प्लांट। हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा गुजरात की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, सिटी का नाम क्या आता है आपके पास, सूरत। और सूरत कौन सी नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे ताप्ती। ताप्ती नहीं लिखा होगा तो ताप्ती लिखा होगा, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और आयरन मैन ऑफ इंडिया की याद में ही वहाँ पर एक वो भी है, बिल्डिंग भी है, सॉरी स्टैचू है, जिसका नाम क्या आता है आपके पास, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया आपके पास, किससे रिलेटेड था ये था एक अजय जडेजा के साथ। ठीक है, अगला ये करंट अफेयर फैक्चुअल है, पढ़ लेंगे एक बार पढ़ के चलो याद हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बन सकता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, कहता है निकिता पोरबल किस राज्य से बिलोंग करती हैं बच्चा, यहाँ पर मध्य प्रदेश से। आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी आपसे, भोपाल है, हम सबको पता है। मध्य प्रदेश से एक क्या बोल सकते हैं आप, एक स्टेट अलग हुआ था, उस स्टेट का नाम है आपके पास यहाँ पे छत्तीसगढ़। क्या नाम है इसका, छत्तीसगढ़। आप मुझे बताएंगे कि ईयर कौन सा है, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा को कहा जाता है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कहता है यहाँ पे हैज एमर्ज्ड एज द विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024 टाइटल। ये जो प्रेस्टिजियस इवेंट है वो कहाँ पर हुआ है बच्चे, मुंबई में हुआ है। कौन सा एडिशन था, तो आप याद रखेंगे 60th था। और इन्होंने अब ये कहाँ रिप्रेजेंट करेंगी, अगला तो जो मिस वर्ल्ड पेजेंट होगा वहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट करेंगी। फर्स्ट रनर अप कौन रही, रेखा पांडे, और सेकंड कौन रही यहाँ पे, आयुषी ढोलकिया। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सीखना और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप सबको पता है ये नेशनल ब्यूटी कंटेस्ट होता है जिसको फेमिना क्या करता है, यहाँ पर डील करता है। ठीक है, मतलब फेमिना इसे क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, फेमिना क्या करता है बेटा, इसको ऑर्गेनाइज करता है, और हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, मुंबई में ही आते हैं। चलिए, आप मुझे बताएंगे इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, बताया हुआ है आपको ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, पहले भी करवाया हुआ है। सेकंड आपको मुझे बताना है फर्स्ट जो है वो मिस इंडिया कौन थी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे फर्स्ट मिस इंडिया कौन थी, या दोनों क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपके पास। अगर आपने पिछला करंट अफेयर पढ़ा है, ठीक है, तो आपने पिछले करंट अफेयर में ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारी जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो 3 दिन के टूर पे गई थी। अगर आपको याद हो तो 3 दिन के टूर पे गई थी, जिसमें से एक कंट्री थी अल्जीरिया, अगर आपको याद हो तो। सेकंड अगर आपको याद हो तो वो गई थी कहाँ पे, मॉरिटाना। ठीक है, या मॉरियाटाना भी कहा जाता है, मॉरिटाना। और उसके बाद वो कहाँ गई थी, मलावी वाले एरिया में। ठीक है, मलावी वाले एरिया में या 3 जगह गई थी वहाँ पर। अब उन्हीं 3 में से एक कंट्री, मतलब 3 देशों में गई थी, उन 3 देशों में से एक देश ने उन्हें क्या दिया, यहाँ पे ऑनररी डॉक्टरेट दे दिया है, किसमें बच्चा, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सीखना मतलब ये सीधा फैक्चुअल करंट अफेयर बनेगा, इसमें कोई भारी बात नहीं है, ये आपको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो कहाँ गई थी बच्चा वो, तो आपको याद होगा अल्जीरिया। 13 से 19 अक्टूबर के बीच में वो घूम रही थी ना, 3 अफ्रीकन देशों में गई हुई थी, तो वो वहीं पर गई थी। और अल्जीरिया वालों ने इनको क्या दे दिया है बच्चे, ऑनररी डॉक्टरेट दे दिया है, किसमें,
मतलब डिग्री दे दी है किसमें बच्चा, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इससे हमारी बहुत सारी चीज़ों में मदद होगी, एजुकेशन की फील्ड में बहुत मदद की जाएगी, पॉलिटिक्स को समझने में मदद की जाएगी, एक्सेट्रा बहुत सारी फील्ड में मदद होगी, पर ज़्यादा करके किस फील्ड में होगी, तो एजुकेशन की फील्ड में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया। अगला आता है, अब अगला कौन सा सेक्शन है आपके पास यहाँ पे, नेशनल, और इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, आप सबको याद होगा, हमने कुछ दिनों पहले भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ एक गाय थी, याद है आपको, दिव्य ज्योति करके उन गाय का नाम था, ठीक है। बस आप वैसे ही जोड़ लो। अब की जो सरकार है वो एक्चुअली में किसके ऊपर फोकस दे रही है, गाय वगैरह के ऊपर भी फोकस दे रही है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली का मतलब ऑनलाइन समझ सकते हैं आप, इन्होंने उद्घाटन कराया किसका, लाल टिपारा गौशाला का। ये पहली मॉडर्न और सेल्फ रिलायंट गौशाला रहेगी विद बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी प्लांट इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। द गौशाला वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर कितने एरिया को कवर करेगी, 2 हेक्टेयर्स, और किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया गया इसको, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इसको कोलैबोरेट करके बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें कब की गई है बच्चा, या ये सारी चीज़ों की डिस्कशन या ये सारी चीज़ें कब डिसाइड की गई थी, तो आप सबको पता होगा 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, तो मैं क्लास में भी आपको कई बार पूछती हूँ, फिर आप कहते हैं गांधी जयंती, वो तो सबको पता है बेटा। उसके अलावा आपको याद रखना है स्वच्छ भारत अभियान, अगर आपको पता हो क्या आता है आपके पास यहाँ पे, स्वच्छ भारत अभियान आता है। और स्वच्छ भारत अभियान कब मनाया जाता है बच्चे, 2 अक्टूबर को। तभी ये डिसीजन ले लिया गया था कि क्या किया जाएगा, इस प्रकार की गौशाला बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें जो गाय का मेन्योर है, मतलब जो गाय का जो काउडंग है, उससे क्या किया जाएगा, उससे नेचुरल गैस वगैरह ये चीज़ें बनाई जाएंगी। मतलब जो काउडंग से चीज़ें बन सकती हैं, जो उसका यूज़ हो सकता है, उसका यूज़ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश से आपने मुझे बताना है कि छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने आपसे यहाँ पर कि हाँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश किस नदी को कहते हैं, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है नर्मदा को, ठीक है, आपने याद रखना है। उसके अलावा एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ पर और है जिसका नाम क्या आता है आपके पास, चंबल। क्या चंबल, आप मुझे बताएंगे, क्या चंबल बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है? आप मुझे बताएंगे, क्या मैं सही लिख रही हूँ यहाँ पे कि क्या जो चंबल है वो बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है या नहीं जानी जाती है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। आप सबको पता है नागालैंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चे, हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्या नाम है इसका, हॉर्नबिल। और ये पेपर में मुझे लगता है कई बार क्वेश्चन ये आ भी चुका है, ठीक है। देखिए बच्चा, कहता है जो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड है, इसने साइन कर लिया है वेल्स के साथ। अब वेल्स क्या है बच्चा, तो एक कंट्री है जो कि किसका पार्ट है, यूके का पार्ट है, और जो इनका 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल होने वाला है, इनके साथ कोलैबोरेट करके उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको, तो आपको याद रखना है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इसे क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। और इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द नागा हेरिटेज एंड कल्चर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास। तो कौन से फेस्टिवल की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे हॉर्नबिल। और इससे क्या होगा बच्चे, इससे जो दोनों देश हैं उनका जो कह सकते हो आप यहाँ पे कल्चर इनोवेशन, वो क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आपस में शेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना था किसके साथ एसोसिएटेड था, ये था नागालैंड के साथ एसोसिएटेड था, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल क्या आती है बच्चा, तो आपको पता होना चाहिए कब इसकी कैपिटल क्या आती है नागालैंड की, तो आप याद रखेंगे कोहिमा। क्या कैपिटल आती है बच्चे इसकी, कोहिमा, याद रखना है आपने। और इसके सीएम कौन आते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो इसके सीएम आते हैं नैफू। अभी नाम थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, नाइफुई इस तरीके से नाम आ जाता है। ये कौन आ जाते हैं, इनके सीएम, आपने यहाँ पर याद रखना है। और ये स्टेट कब बना था, तो आप याद रखेंगे 1 दिसंबर
1963 को एज अ स्टेट इसको बनाया गया था। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट किसके साथ आपके पास, ये हो गया नागालैंड के साथ। और आप सबको पता है बच्चे कि नागालैंड जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, सबको पता है ना बच्चे। कौन सी स्टेट आती है आपके पास, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आती है, याद रखना है आपने। और एक और चीज़ आप इसके साथ सीख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी हम नागालैंड की बात करते हैं और नागालैंड की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या आती है आपके पास, कोहिमा इसकी कैपिटल आती है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और एक कम्युनिटी है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती है, जिसका नाम क्या है बच्चा, जिस कम्युनिटी का नाम ही है नागा, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा, अगला सेक्शन पे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चे, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा पहले ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्या बोला है बच्चे यहाँ पे, कहता है नोएडा उत्तर प्रदेश बेस्ड जुबिलेंट इनग्रीविया लिमिटेड साइंस प्रोडक्ट एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ये क्या बन चुके हैं, इंडिया की लेटेस्ट फर्म बनी है जिसने ग्लोबल लाइट हाउस को नेटवर्क को ज्वाइन करा है। और ये किसका है, तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। तो देखो बच्चा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुई जिसका गठन हुआ था 1971 में, और जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, कॉलोंजी। और कॉलोंजी कहाँ पर आता है, कॉलोंजी कहाँ पर आता है, स्विट्जरलैंड में आता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे, कॉलोंजी। और कॉलोंजी कहाँ पर आता है, तो आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का काम क्या है बच्चे, इसका एक्चुअली में काम है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो इंडस्ट्रीज का जो रेवोल्यूशन है, जो टेक्नोलॉजीज है, उसको क्या करना है यहाँ पर, उसको और बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहा है। तो इस फर्म के अंदर इंडिया की एक क्या ऐड हुई है, कंपनी ऐड हुई है, जिसके जो कि कहां पर आती है, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और नाम क्या है इसका, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब ये ओनली इंडियन फर्म बन चुकी है जिसको वेलकम किया गया है 2024 के लिए, कब, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का। अब देखिए ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम है बच्चा, ये कितनी कंट्रीज की कम्युनिटी है, तो आप याद रखेंगे 172 इंडस्ट्री लीडर्स हैं और यूज कटिंग एज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मैंने आपको बता दिया ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रहे हैं। अदर इंडियन बेस्ड यूनिट्स इन दिस नेटवर्क वो कौन कौन से हैं, रिन्यू है, सिप्ला है, सीट है, डॉक्टर रेड्डीज है। इतना तो नहीं पूछेगा बच्चे, पर पूछ सकता है टाटा स्टील वाला, ठीक है, क्योंकि अभी रतन टाटा की डेथ हुई है ना, तो ये पूछ सकता है। उसके अलावा न्यूएस्ट ग्रुप जो इस इकोनॉमिक फोरम के अंदर ऐड है वो है चाइना रिपब्लिक, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इंडिया, मेक्सिको, सिंगापुर, टर्की। न्यू कमर्स कौन कौन से हैं, स्विट्जरलैंड एंड वियतनाम। ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे और कोई भारी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो कौन सी कंपनी ऐड हुई है, नाम आपको एटलीस्ट पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला आता है स्कैम से बचो कैंपेन, ठीक है। आप सबको बताएं बच्चे कि किस प्रकार ऑनलाइन जो फ्रॉड है वो क्या करता जा रहा है, वो बिल्कुल पीक पे है और वो क्या करता जा रहा है बच्चे, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सिटीजन्स को क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि किस प्रकार आप फ्रॉड से बच सकते हैं और ऑनलाइन सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्कैम से बचो कैंपेन जो है वो किसने चलाया है बच्चे, तो आप याद रखेंगे सेक्रेटरी है, क्या नाम है इनका, संजय जाजू, इन नई दिल्ली, इन्होंने लॉन्च करा है। इसे किस किसने डेवलप करा है, तो आप देखेंगे पहला क्या लिखा है, मेटा ने किसके साथ कोलैबोरेट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसका अभी मैंने आपको बताया था रश्मिका मंदाना क्या बनी है, इसकी एम्बेसडर बनी है, ठीक है। ये आपने यहां पर याद रखना है। और क्या नंबर था इनको कॉल करने का, तो 1930 ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए सीधा क्वेश्चन और कोई भारी बात नहीं है। कहता है इंडियाज फर्स्ट सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर, क्या हम बाहर जाकर ही पॉल्यूटेड होते हैं या क्या हम बाहर जाकर ही मैले हो रहे हैं, मैले बोलने का मतलब है कि पॉल्यूशन बाहर से आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो जो इंडोर पॉल्यूशन है उसको भी क्या करना है हमें, यहाँ पर उससे भी हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ की गई है। तो कहता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह has inaugurated
पवन चित्र इंडिया का पहला सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है और इसे कहाँ लाया गया है बच्चे? तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है बच्चे? तो आप याद रखेंगे क्या कैपिटल का नाम आता है आपके किसकी कैपिटल आती है? केरला की कैपिटल आती है, ठीक है। और अगर कहते हैं दिस फैसिलिटी इज सेल्फ पावर हो जाएगा ये, और यूजेस इंडिजीनियस सोलर सेल्स डेवलप्ड बाय CSIR एंड NIST, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्या नाम है बच्चा इसका? इंडोर मतलब इसका नाम है वैसे पवन चक्र, याद रखेंगे आप यहाँ पर पवन चित्र याद रखेंगे आप। और इसका मेन काम क्या है? जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना, उसको चेक बैलेंस बनाकर रखना, ठीक है। तो इसमें और कोई भारी बात नहीं है, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे और ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस बार का, क्योंकि ये बन सकता है पेपर में, पूरे चांसेस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पहला बनता है बच्चे यहाँ पर, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, हम सबको बताए वो किसके लिए जाना जाता है? राइनोसेरस के लिए जाना जाता है। अब इसको क्या बना दिया गया है? इसको मतलब ये तो रहेगा ही, राइनोसेरस के तो रहेगा, प्लस ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब बन चुका है, याद रखना है। अगर ये सेकेंड है तो कोई पहला भी होगा। पहला कौन था बच्चे? तो आप याद रखेंगे नामदफा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है बेटे? तो ये आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। और काजीरंगा इज होम टू एन इम्प्रेसिव 446 बटरफ्लाई स्पीसीज, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं एक और यहाँ पे, जो काजीरंगा है बच्चे, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कौन सी राज्य में आता है? तो आपको याद रखना है असम में। और ये किस नदी के पास है? तो आप याद रखेंगे दिफलू भी लिखा हुआ है बेटा, कहीं पे डफलू भी लिखा हुआ है, तो आप देख लेंगे दिफलू। और दिफलू किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो आप याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। और ब्रह्मपुत्रा का ही एक और नाम क्या है? सांगपो। क्या नाम है इसका? सांगपो। ये आपने यहां पर याद रखना है। इसी ब्रह्मपुत्रा को, चलो इसके साथ में तुम्हें क्वेश्चन सिखाती हूं। पहले यहां देखते हैं, ये फर्स्ट एवर बटरफ्लाई कंजर्वेशन मीट 2024, जो कि कब हुई थी बच्चा? सितंबर में हुई थी। और इसमें भी फोकस किया गया था कि काजीरंगा के अंदर जो बटरफ्लाई स्पीसीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना था। उसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? तो गोलाघाट, नगांव डिस्ट्रिक्ट, असम के अंदर, जिसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था कब बेटा? 1974 में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और कब बनी थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो आप याद रखेंगे 1985 में, ठीक है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो बेटा, जब हम ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्रा नदी कुछ इस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में फ्लो करके आती है, ठीक है। तो इसके नाम अलग अलग हैं। इसे क्या कहा जाता है? सांगपो। सांगपो का मतलब होता है बच्चे प्यूरीफायर। क्या मतलब होता है इसका? प्यूरीफायर, याद रखना है आपने। सेकेंड, इसी नदी को चाइना में यारलंग जांगपो भी कहा जाता है। क्या कह देते हैं? यारलुंग जांगपो भी कह देते हैं चाइना में। और इसको सांगपो कहाँ कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं। उसके अलावा जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? इसे दिहांग। फिर इसे ब्रह्मपुत्रा कहाँ बोला जाता है बच्चे? एक्चुअली में इसे ब्रह्मपुत्रा बोला जाता है कहाँ पर? असम के अंदर, ठीक है। फिर असम के बाद ये बांग्लादेश भी जाती है, तो बांग्लादेश में इस नदी को, ब्रह्मपुत्रा को क्या कहा जाता है बेटा? जमुना भी कहा जाता है। तो ये क्या बन गई आपके पास? बांग्लादेश में जमुना बन जाती है। ये आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। बांग्लादेश, ये आपने इंपॉर्टेंट क्लियर रखना है। कई बारी ब्रह्मपुत्रा को, कई बारी, ऐसा तो नहीं कहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, पर ऐसा कहा जाता है कि इसे सौरो ऑफ असम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसे? सौरो ऑफ असम। क्यों? क्योंकि ये फ्लड लेकर आती है। तो जब भी कोई नदी फ्लड लेकर आएगी तो उसे क्या बोला जाएगा बच्चे? उसे सौरो भी कहा जाता है, ठीक है। इसी नदी के ऊपर, ध्यान देना है, इसी नदी के ऊपर नदी पर बनने वाला आइलैंड है, ठीक है, रिवराइन आइलैंड है, जिसका नाम क्या आता है बच्चे? जिसका नाम है मजौली। क्या नाम है बेटा इसका? मजौली। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। इसी नदी को कई बारी किस नाम से जान लेते हैं? इसको कई बारी रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि चलो मैं ये बता देती हूँ आपको पता होगा कि असम में ही इंडिया की फर्स्ट, ठीक है, ऑयल रिफाइनरी थी,
ठीक है, ऑयल रिफाइनरी थी, सेटअप हुई थी, जिसका नाम था डिग बॉय। क्या नाम था इसका? डिग बॉय। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो ये स्टैच्यू थी, अगर आपको पता हो, जिसको लेडी ऑफ जस्टिस कहा जाता है, अब इनका थोड़ा सा जो कह सकते हो आप यहाँ पर चेंज लाया गया है इनके अंदर, ठीक है। अब इनके अंदर पूरा का पूरा तो नहीं कहेंगे, वैसे बहुत ज़्यादा चेंज लाया गया है, पर चेंज लाया गया है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा समझना है, ठीक है। हम सबको पता है, अब देखो पहले तो हम थोड़ा फैक्चुअल सीख लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं किस पे? अपनी न्यूज़ पे आते हैं, फिर न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल डील करता है? 124 से लेके 147, पार्ट नंबर कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5 है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। अब कितने जजेस होंगे, ये शक्ति किसको दी गई है बच्चा? यहाँ पर किसको दी गई है? यहाँ पे पार्लियामेंट को। तो जजेस की संख्या बढ़ानी है या घटानी है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो ये डिसाइड करता है कौन बच्चे? पार्लियामेंट। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और अभी कितने जजेस हैं? तो मतलब सीजीआई को मिलाकर कितने अपने पास यहाँ पे 34 जजेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बच्चा? 28 जनवरी 1950 को, एंड 2 days आफ्टर इंडिया बिकेम रिपब्लिक एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विद द अडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और 26 जनवरी 1950। अच्छा, कई बारी ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी को। और अगर हमसे पूछ लेता है कि इसकी पहली मीटिंग कब की है, तो इसकी पहली मीटिंग एक्चुअली में 28 जनवरी की ही है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और सीख लेते हैं इसके साथ का, कि पहली सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कब और कहां बनी थी? तो आपको याद होगा कि पहली सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहां बनी थी बच्चे? कैलकाटा में, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि आज वाली सुप्रीम कोर्ट की तरह इसके पास पावर थी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो पहली कहां बनी है? कैलकाटा में। और कब बनी थी बेटे? 1774 में। कौन से एक्ट के अंदर बनी थी? एक्ट का नाम क्या था बच्चे? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके अंदर स्टैब्लिश किया गया था बच्चे किसको? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, ठीक है। किसे स्टैब्लिश किया गया था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, जिसको आज़ादी के बाद नाम बदल के क्या रखा गया था? जिसका नाम आज़ादी के बाद बदल कर रखा गया था अपने पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और पहले कौन थे अपने पास सीजीआई? तो पहले कौन थे? एच.जे. कानिया, आपने याद रखना है। और अभी कौन है? तो कौन है अपने पास अभी? डी.वाई. चंद्रचूड़ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पूरी की पूरी न्यूज़ पे और ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, क्या प्रॉब्लम मतलब क्या बात चल रही है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। देखो बच्चा, हमने अगर नोटिस करा हो तो मोदी सरकार जो है वो बड़े जोरों शोरों से जितना भी कॉलोनियल ढांचा है भारत का, जितना भी अंग्रेज़ों वाला जो ढांचा है, उसको क्या करने की कोशिश कर रही है? उसे चेंज करने की कोशिश कर रही है। मतलब इंडियनाइजेशन लेकर आ रही है, मोटी मोटी भाषा में बोला जाए तो। और किसे ख़त्म करने की तैयारी पे है ये? तो जो कॉलोनियल रूल था हमारे पास या कॉलोनियल पैटर्न था, उसे क्या करने की बात कर रही है? खत्म करने की बात, या बिल्कुल माइनस में करने की बात यहां पर कर रही है, ठीक है। अब देखिए बच्चा, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है ट्रेडिशनली जो लेडी जस्टिस हैं वो पोर्ट्रेड विद अ ब्लाइंड फोल्ड, ठीक है। देखो बच्चा, पहले इनकी आंखों के ऊपर एक पट्टी लगी रहती थी, और उस पट्टी का मानना था, मतलब पट्टी लगे होने का मानना था कि जो इक्वाल मतलब कानून के सामने मैं आप कोई भी हो, चाहे कोई वेल्दी पर्सन हो, चाहे कोई गरीब हो, कोई पीएन हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वो क्या है? कानून के सामने इक्वल है। और हमारा ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है जरा सा? तो आप याद रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 ये कहता है, ठीक है। अब सबसे पहला चेंज क्या हुआ है बच्चा यहाँ पर? तो अब उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है। पट्टी हटाने का मतलब क्या है बच्चे? कि मतलब अब जो लॉ है वो अंधा नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड नहीं है, वो हर चीज़ देख सकता है, कंसीडर कर सकता है और आपको पनिशमेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये बनती है आपके पास। सेकंड कहता है, New statue, however, has its eye open, symbolizing that justice is not blind in India, but instead aware,
कॉन्शियस और एम्पैथेटिक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब इनके इस वाले हाथ पे बेटा एक तलवार थी यहाँ पे, ठीक है, क्या थी यहाँ पे, तलवार थी। उस तलवार को भी क्या कर दिया गया, अब वो तलवार क्या शो करती थी बच्चा, वो शो करती थी अथॉरिटी को, प्लस क्या शो करती थी, वो पनिशमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड। और अब क्या पकड़ा दिया गया उनको, तो अब उन्हें पकड़ाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। क्या पकड़ाया गया बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब। क्यों, क्योंकि देश में जो भी चीजें चलती हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये भी यहाँ पर काम नया किया गया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। मतलब भारत में जो भी जस्टिस दिया जाता है वो किसको ध्यान पे रखकर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है किसको ध्यान पे रखकर दिया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान पर रखकर दिया जाता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुपरमेसी है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके बाद अगर हम देखें जो ये तराजू है बच्चे, ये तराजू किसके बारे में बताता है यहाँ पे, जिसको स्केल्स भी कहा जाता है। तो माना गया यहाँ पे कि हाँ, जो तराजू है बेटा वो यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है, फेयरनेस एंड बैलेंस को करता है। रिमेन इन द न्यू स्टैच्यू, तो पहले भी तराजू था और अभी भी है। अब एक चेंज और है बेटा, एक चेंज वो ये है कि पहले इनको जो मतलब कॉलोनियल ड्रेस थी, एक रोब जैसा होता था, वो पहनाया जाता था। बट अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इन्होंने क्या पहनी हुई है बच्चा यहाँ पे, तो इन्होंने साड़ी पहनी हुई है, ये आपको यहाँ पर भी क्लियर रखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या पहनी हुई है अब यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे क्या पहनी हुई है इन्होंने अब यहाँ पर, साड़ी पहनी हुई है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब वो भी देख लेते हैं कि इसको डिज़ाइन किसने करा है, नई वाली को, मतलब इस स्टैचू को बनाने के लिए आर्किटेक्ट कौन है। तो आप याद रखेंगे विनोद गोस्वामी, ठीक है, ये आपने स्वामी ना, SWAMI, ठीक है, गोस्वामी, इन्होंने इसे क्या करा है, डिज़ाइन करा है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, हो गया आपके पास ये वाला भी। और एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे सिखा देती हूँ छोटा सा, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, 26 नवंबर, याद रखना है। और इंडिया ऐसा देश बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर्स डे भी मनाएगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर्स डे भी मनाएगा। और कब मनाएगा, अगले साल मनाएंगे, इस साल नहीं मनाएंगे। क्या नाम है उसका, सॉरी कौन सी डेट को मनाया जाएगा, 25 जून को, याद है, नेशनल इमरजेंसी लगी थी उसके साथ का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे, इंटरनेशनल, और इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा, एक्चुअली में हम यहाँ पर क्या करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो बेटा, क्या क्या एक्चुअली में सीन है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या है कि फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। आप सबको पता है कि इंडिया में, ठीक है, हमारे हीरो हीरोइन इंडिया में कहाँ काम करते हैं बेटा, बाहर ही तो घूमते रहते हैं ना, पिक्चरें विक्चरें बनाते रहते हैं। तो ये है कि कोलंबिया और इंडिया जो है वो फिल्म प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा करंट अफेयर, कोई भारी बात नहीं है। देखिए क्या है, कहता है इंडिया और कोलंबिया ने साइन करा है ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, ताकि वो किसे बढ़ा सकें, फिल्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तुम देखा नहीं है, ठंड ठंड में जाते हैं हमारे हीरोइन साड़ी पहन के नाच रहे होते हैं, तुम देखा यार, ठीक है। तो ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं ताकि हमारे कल्चरल टाइज बढ़े उनके साथ और गुडविल बने किनका, दोनों नेशंस का, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और कोलंबिया जो है वो एक ऐसी मतलब 17वें नंबर की कंट्री बन चुकी है जिसने इस प्रकार के एग्रीमेंट को साइन करा है इंडिया के साथ। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड को प्रोडक्शन ट्रीटीज विद 16 कंट्रीज। अब कितनी हो चुकी हैं बच्चा यहाँ पे, 17 ओवर द ईयर्स। कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे लीड किए जा चुके हैं इन सब के द्वारा, तो आपको याद रखना है कितने हो गए आपके पास, 29 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कोलंबिया की कैपिटल क्या आ जाएगी बच्चे, बगोटा। क्या नाम आ जाएगी यहाँ पे, बगोटा। करेंसी आ जाएगी पीसो। और कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा, साउथ अमेरिका। कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाएगा बच्चे, साउथ अमेरिका। ये आपने यहाँ पर सीखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट, अगला कहता है WHO डिक्लेयर्स दैट इंडिया हैज एलिमिनेटेड, इंडिया ने खत्म कर दिया है क्या, ट्रैकोमा भी कहते हैं, ट्रेचोमा, जो तुम्हारा दिल करे, ट्रैकोमा ठीक है वैसे, ठीक है। ट्रैकोमा एक्चुअली में आई डिजीज होती है, ठीक है। समझते हैं क्या होता है, समझते हैं इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा, कहता है ट्रैकोमा एक आई डिजीज है
जो कि कॉज की मतलब किसके द्वारा होती है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, क्लेमेडिया ट्रिकोमैटस। अब ये नाम थोड़े पेचीदा से हैं, ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे। इससे ये मतलब इस बैक्टीरिया से ये अब बीमारी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार बेटा ये इतनी सीवियर हो जाती है, ये कई बार इतनी सीवियर हो जाती है कि इससे इंसान ब्लाइंड हो सकता है। अगर इस तरीके की कोई बीमारी मतलब देखा जाए, अगर ये बीमारी हो जाए ट्रैकोमा, तो क्या हो सकता है, आप ब्लाइंड हो सकते हैं। तो इससे हम छूट चुके हैं, ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पे। तो देखिए क्या कहता है WHO ने डिक्लेयर करा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया है, जिसका नाम क्या, ट्रैकोमा। तुम्हें याद होगा तो हमने पिछले हफ्ते टीवी पढ़ा है, ठीक है। टीवी तुम्हारा वाला टीवी नहीं, टीवी बीमारी पढ़ी है, जिसमें जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 तक हम टीवी को खत्म कर देंगे, तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो टीवी के ऊपर भी पिछली न्यूज़ हमने पढ़ी हुई है। अगला कहता है बच्चे यहाँ पर इसके बाद, इंडिया रिसीव दिस ऑनर, और ये कब हुआ है बच्चे, तो 77th रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कहाँ पर हुई है बच्चा, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। और इंडिया तीसरी साउथ ईस्ट एशियन रीजन बन चुका है नेपाल और म्यांमार के बाद, जिसने इस बीमारी के ऊपर अपने कदम जीत लिए हैं, या अपनी वो कह सकते हो अपनी जीत हासिल कर ली है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगला कहता है, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रो करके याद रखो, ठीक है। उसके अलावा है हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, जिनेवा। तुम्हारे ही पंजाब के पेपर में, सीनियर असिस्टेंट के पेपर में 2024 में ये पूछा हुआ है, अभी 30 जनवरी वाला। उसके बाद 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, याद रखेंगे आप। और ये बहुत न्यूज़ में है WHO, मंकी पॉक्स। उसके बाद याद करो अभी जो एक था जो जर्मनी से बीमारी आई थी, रगबरी या रजबरी इस तरीके से नाम था, वो हो गई, ठीक है। उसके अलावा ये आ गया अब आपके पास ट्रैकोमा, ठीक है, टीवी। ये सब आपको पता करना पड़ेगा, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। उसके अलावा मेंबर कंट्रीज कितनी है बच्चा इसकी, तो 194 इसकी मेंबर स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला, अब एक इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मतलब मीटिंग हुई है, ठीक है। वो मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में हमारे लोकसभा स्पीकर गए थे। क्या नाम है बच्चे हमारे लोकसभा स्पीकर का, तो आप याद रखेंगे ओम बिरला, जिन्होंने 149th जो असेंबली हुई है, जो कहाँ पर हुई है बच्चे, IPU के हेडक्वार्टर में ही हुई है, जो कि कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, आपने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इस असेंबली की बात करते हैं तो थीम क्या थी इसकी, हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और उसके अलावा पीसफुल और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चा, जमाइका एक कंट्री है जिसने पहले छोड़ दिया था इस IPU को और अब दोबारा से रीजॉइन कर लिया है, और कौन से नंबर का मेंबर बना है, 181st, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा द IPU करंटली कंप्राइजेस कितने नेशंस हैं यहाँ पे, 181 नेशनल मेंबर पार्लियामेंट्स, फिर रीजनल पार्लियामेंट्री बॉडीज हैं, और जिनका ग्लोबली क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मतलब जैसे अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मंत्री मिलने जाते हैं, PM मिलते हैं, प्रेसिडेंट मिलते हैं, वैसे ही जो देश भर की पार्लियामेंट है, ठीक है, उन पार्लियामेंट में कौन रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंडिया की पार्लियामेंट को कौन रिप्रेजेंट करने गए हैं, ओम बिरला रिप्रेजेंट करने गए हैं, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा कहता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जब हम बात करें तो इसका पहले नाम क्या था, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, जो कि 30 जून 1899 को बनी थी, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया, IPU रखा गया है अब। और ये एक्चुअली में किसकी देन है, तो एक व्यक्ति था, क्या नाम है उसका, फ्रेडरिक पासे, याद रखेंगे आप यहाँ पे, द फर्स्ट नोबल पीस प्राइज विनर फ्रॉम फ्रांस, और इनका आइडिया था, और उसके बाद फिर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चे यहाँ पर, अगर 129th मीटिंग यहाँ पर हो रही है तो 150th मीटिंग भी तो कहीं पर होगी ना बच्चा, तो 150th कहाँ होने वाली है, तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर होगी, ताशकंद। और ताशकंद किसकी राजधानी है, तो आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको देखने को मिलती है। और कब होगी बच्चा, ये तो 2025 में होगी, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए यहाँ पे, क्या इंडिया ने भी कभी इसे हेड करा है, बिल्कुल करा है बच्चे, तो आप याद रखेंगे एक हेड करा है 1969 में, जब 57th मीटिंग थी, ध्यान देना 1969 में हमने इसे हेड करा था, जब 57th मीटिंग थी हमारे पास, और फिर जब 89th मीटिंग थी तो तब भी हमने हेड करा था, और वो कब करा था, 1993 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी हमारे पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि कब कब क्या क्या किया गया था, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं। अगला आता है बेटा, ये हम ऐसा करंट अफेयर हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे, मोस्ट वैल्यूएबल फूड ब्रांड कौन सा है, तो भाई स्विट्जरलैंड का नेस्ले टॉप ही करता है, ठीक है। याद रखेंगे आप क्या क्या रेवेन्यू, और उसके अलावा टॉप 10 आपको बताए गए हैं। नेस्ले हो गया, फिर लेज हो गया, ठीक है। लेज के बाद क्या आता है, अच्छा लेज कहाँ का है, तो आपको पता होगा यूएसए। फिर ये देखो बेटा, ये चाइनीज नाम से क्लियर हो रहा है, चाइना आ जाएगा ना, यीली इसका नाम है यहाँ पर। उसके अलावा क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, टाइसन, फिर डेनॉन, ये सब आप देख लेंगे। इसके बाद का डोरिटॉस भी है, ठीक है, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये कुछ ज़्यादा इतने काम का नहीं है, देख लेंगे आप इसके साथ का। चलिए अगला, अगला कहता है बच्चे, वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये बहुत चिंता का विषय है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे मतलब ये जानवर हैं, वो सीधे सीधे क्या हो रहे हैं यहाँ पे, खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर ये न्यूज़ बनाई गई है, इसके साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है बच्चे, वर्ल्ड वाइड फंड, द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और जिसको WWF भी कहा जाता है, ये कब बना था बच्चे, तो पहला क्वेश्चन यहीं से सीख लेते हैं। ये कब बना था, 1961 में बना था। और इसके हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं आपके पास, तो आपके पास लिखा भी हुआ है, आप देख लेंगे इसके साथ का। ये कहां पर आता है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपने पहला याद रखना है। क्या इंडिया में भी ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें हम नेचर को बचाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल है बच्चा, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड, यही नाम है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंडिया है, ठीक है। क्या नाम है बेटा इसका यहाँ पर, फॉर इंडिया, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। मतलब हम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ना, नेचर भी लिख सकते हैं, फॉर इंडिया भी आप इसे लिख सकते हैं, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं आपके पास, नई दिल्ली में। और इसे हमने कब बनाया था, 1969 में, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कहता है बच्चे यहाँ पर, कहता है इसने अपनी एक लिस्ट, मतलब एक अपना एडिशन पेश करा है, कि कौन सा एडिशन है आपके पास, ये 15th है। और रिपोर्ट का नाम क्या था, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 सिस्टम इन पेरिल, स्टेटिंग दैट एवरेज साइज ऑफ मॉनिटर्ड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्रीज हो चुकी है। और कितने परसेंट हुई है बच्चा, 73% इन जस्ट 50 ईयर्स, मतलब 1970 से लेकर 2020 तक। कहता है WWF यूजेज लिविंग प्लैनेट इंडेक्स प्रोवाइडेड जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन टू टैकल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन ट्रेंड, जो कि कितने को कवर कर रहा है यहाँ पे, 35,000 पॉपुलेशन, ये आप इसके साथ का पढ़ लेंगे, ठीक है। किन एरियाज में डिक्लाइन ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो लिखा है लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, याद रखना है, अफ्रीका, उसके बाद है एशिया पैसिफिक, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके पास, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से, किस तरीके से ये घटती जा रही हैं, ये आपने इसके साथ देख लेना है, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगला सेक्शन कौन सा है हमारे पास, रिपोर्ट और इंडेक्सेस का। चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। आते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। बड़ा ही कह लो आप ये बड़ा ही एक मतलब ये इंडेक्स ना अपने आप में बड़ी टेंशन देने वाला इंडेक्स है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं इसके साथ और क्या बात है वो देखते हैं, ठीक है बच्चा। देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सा एडिशन है, तो पहला एडिशन कौन सा एडिशन है, ये 19th है। और क्या नाम है इसका पूरा का पूरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, हाउ जेंडर जस्टिस कैन एडवांस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड जीरो हंगर। हम सबको बताए बच्चे, एक सबसे बड़ा टारगेट आज के ज़माने में है क्लाइमेट, ठीक है, जिसके लिए हम मिलेट्स के ऊपर जोर दे रहे थे। याद करो मैंने आपको बताया था, हम ऐसी फसलों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं जिनका मतलब ऐसा कह लो, हम ऐसी फसलों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं जो कि लेस पानी पे, कम पानी पे भी क्या कर सकती हैं, लगाई जा सकती हैं, ठीक है। देखिए क्या कहता है, कहता है बच्चे यहाँ पे इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 105th, स्टार मार्क करने वाला है, तो कितना रैंक है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 105th है। और कितनी कंट्रीज में से, 127th। और हमारा स्कोर कितना है, 27.3। हमारा इससे पिछला बुरा हाल था, पर अब चलो हमने थोड़ा सा रैंक अपना ठीक करा है यहाँ पे। इंडिया इज अमंग 42 कंट्रीज जो कि सीरियस कैटेगरी के अंदर काउंट की गई हैं, आपने याद रखना है। पाकिस्तान का है 109, उसके बाद अफगानिस्तान का कितना है, 116, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितना बताया गया है बच्चे यहाँ पे, 18.3, 13.7 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, ठीक है। मतलब उतनी कैलोरी ही नहीं मिल पा रही है जितने में लोग क्या कर सकते हैं भाई, आपकी एक बॉडी को अगर मतलब एक बच्चा जो होता है बच्चे, उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए उसको न्यूट्रिशन, माता के गर्भ में भी बहुत कुछ वो कंज्यूम
कंज्यूम करता है, पर उसके अलावा भी वो बाहर निकलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो उसके न्यूट्रिशन इस तरीके से बन नहीं पाता है। तो अगला क्या लिखा है यहाँ पे, 35.5% ऑफ इंडियन चिल्ड्रंस कैसे हैं बेटा, स्टंड हैं, और जो कि मतलब एक अंडर न्यूट्रिशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। उसके बाद 18.7 ऐसे चिल्ड्रंस हैं अंडर 5 जो कि सफ़र कर रहे हैं किससे, फ्रॉम वेस्टिंग, मतलब जिसमें एक्यूट क्या आ जाती है, अंडर न्यूट्रिशन, जिसमें बच्चों का वेट बहुत कम है और उनकी हाइट के हिसाब से भी, ठीक है। 2.9 इंडियन चिल्ड्रन वो हैं बच्चा जो कि अपने मतलब 5वें बर्थडे से पहले ही मर जाते हैं, और मरने का कारण क्या है, एक तो न्यूट्रिशन ना होना और लिविंग एनवायरनमेंट उस प्रकार का ना होना। अगला कहता है 733 मिलियन पीपल ग्लोबली क्या फेस करते हैं बच्चा, हंगर ईच डे, याद रखना है आपने। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो ये देख लेंगे आप इसके साथ का, इज अ पीर रिव्यूड रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन एन एनुअली बेसिस बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर अलाइव, ठीक है, ये आप देख लेंगे इसके साथ। और 5 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। टॉप 5 कौन कौन सी है, बेलारूस, बोस्निया, उसके बाद ये नाम बड़े गंदे गंदे से बेटा पढ़ लेंगे, इसके बाद चाइना, कोस्टा रिका, और इंडिया का रैंक कितना था वो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, क्या रैंक है हमारा, 105। इतना अच्छा तो हमारा रैंक भी नहीं है, पर चलो अब कहने को तो है ही है, ठीक है। चलो अगला आता है फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, ठीक है। तो फॉर्च्यून एक अमेरिकन ग्लोबल बिजनेस मैगजीन है जिसने अपने 2024 के डेटा को रिलीज करा है, और इसके अकॉर्डिंग 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन बिजनेस, मतलब वुमेन कौन है बिजनेस में, उनको आप यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कहता है बच्चे यहाँ पर पहला नाम आता है आपके पास मैरी बरा, जो कि CEO है किसके, यूएसए बेस्ड जनरल मोटर्स की, याद रखना है आपने, और इन्होंने टॉप करा है और हैज़ फीचर्ड द लिस्ट ऑन द फॉर द 13th टाइम। उसके बाद है करेन एस लिंच, ठीक है, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ कस्टमर वैल्यू स्टोर हेल्थ कॉरपोरेशन USA, इनका 2nd पोजीशन है। और उसके बाद है जेन फ्रेजर, इनका रैंक क्या आता है आपके पास, इसके साथ एक और है जूली स्वीट, ये आ जाती हैं आपके पास 3rd और 4th रैंक पे इनका आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो नाम याद करने वाला ये सीधा सीधा, और कोई घुमाने वाली बात नहीं है इसमें, सीधा सीधा आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है बच्चे आपके पास फोर्ब्स की इंडिया की 100 रिचेस्ट 2024 लिस्ट फिर से आ चुकी है, हम सबको पता है भाई साहब, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है यहाँ पे, कहता है मुकेश अंबानी चेयरमैन और MD हैं किसके, रिलायंस इंडस्ट्री के, जो कि टॉप 100 लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये तो आप देख लेंगे इनका क्या क्या कितना कितना वो है यार नेटवर्थ है। गौतम अडानी की बात करें तो 2nd रैंक है। सावित्री जिंदल द मैट्रियार्क ऑफ OP जिंदल ग्रुप जम्प्ड बाय 1 प्लेस टू 3rd पोजीशन, ये आप देख लेंगे इसके साथ का। और फोर्ब्स के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू जर्सी USA में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे, अगला आता है डिफेंस, और कौन सा आ जाएगा आपके पास, ये वाला डिफेंस, और जो ये वाला सेक्शन है आपके पास मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाला, इस पे बढ़ जाते हैं, ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले इससे पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। देखो बच्चा अब इसे समझ लेते हैं पहले कि क्या था। कहता है ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, नाम से क्लियर है बच्चे, पोलर सैटेलाइट मतलब अर्थ के पोल्स की बात हो रही है, ठीक है। पोल्स में जो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-37 था, इसे लॉन्च कब किया गया था बच्चे, 15 फरवरी 2017 को, और इसने वहां पे लगभग 104 सैटेलाइट्स को क्या करा था, छोड़ा था वहां पे। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग प्राइमरी पेलोड कार्टोसेट हो गया 2D, और 103 को पैसेंजर्स यहां पर थे, ठीक है। अब ये बीच में गायब हो चुका था, ये 8 सालों के लिए गायब हो चुका था, और अब ये दोबारा से हमें देखने को यहां पर मिला है। तो देखो क्या लिखा है, कहता है द सक्सेसफुल री एंट्री ऑफ इसरो upper stage of polar satellite launch vehicle into earth atmosphere was made on, कब आया है बच्चे, तो आप याद रखेंगे 6 अक्टूबर 2024 को ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये आपने पहला क्वेश्चन बन गया आपके पास। कहता है दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इसरोज एफर्ट एम टू अचीव अ डेबरस फ्री स्पेस मिशन, ठीक है। डेबरस मतलब जो भी धूल मिट्टी कण है, कहाँ पर है बेटा वो आपके पास कहाँ पर है, स्पेस में है, उससे रिलेटेड इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ये आपने यहाँ पर याद रखना था।
उसके अलावा अगला पॉइंट क्या कहता है इसके साथ आपके पास, कहता है अगला यहाँ पर द री एंट्री विद इन 8 years अलायंस विद इंटरनेशनल डिवरेस मिटिगेशन गाइडलाइन ऑफ, ये तो आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ का, इसमें कोई भारी बात नहीं है। और इसरो कब बना था बच्चे, तो हम सबको पता होना चाहिए इसरो कब बना था, 15 अगस्त 1969 को ये बना था। और एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु, ठीक है। और बेंगलुरु कहाँ पर आता है आपके पास, कर्नाटका। और एस सोमनाथ कौन है अभी इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। तो सीधा फैक्चुअल है, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला आता है आपके पास कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन्होंने इंडियन नेवल शिप, क्या नाम है इसका, निर्देशक यार्ड 3026 द सेकेंड ऑफ 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप को किसको सौंप दिया है, इंडियन नेवी को इसको सौंप दिया है, ठीक है। और ये आप देख लेंगे इसके साथ। और इससे पहले क्या क्या डिलीवर कर चुकी है, INS संध्यायक, ये देख लेंगे आप इसके साथ का। और ये क्या काम करेंगी बेटा, तो ये सर्वेलेंस का काम करती हैं एक्चुअली, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नेवी डे कब मनाते हैं हम, हमें पता होना चाहिए, 4 दिसंबर को हम हर साल क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं नेवी डे, याद रखना है। और चीफ, मतलब वैसे चीफ कह रहे हैं हम, एडमायरल कौन है वहाँ पर अभी, तो आपको याद होगा DK त्रिपाठी कौन है अभी अपने पास वहाँ पर चीफ है, ये आपने याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला आता है USA ने अप्रूव कर दिया है कि वो 53 नंबर है बेटा, ठीक है। 53 क्या है यहाँ पर आपके पास नंबर है। और जो टॉर्पेडो है उसका नाम पूरा ये है, नाम है उसका MK54 टॉर्पेडोज, किसको प्रोवाइड करेगा बच्चे, इंडिया को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में, कहता है डिफेंस सिक्योरिटी कॉरपोरेशन एजेंसी और USA की जो एजेंसी है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें क्या बोला गया था कि जो ऑल ऑफ राउंड जो ये टॉर्पेडोज हैं इनको इंडिया को सौंपा जाएगा। कितने बिलियन कॉस्ट बोली गई है यहाँ पर, तो 175 मिलियन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एडवांस्ड और लाइट वेट वेपन आपको देखने को मिलेंगे। और ये डेवलप्ड बाय जो US की जो नेवी है वहाँ पर इसे बनाया गया है। और इसे कहाँ पर भेजा जाएगा, अब इंडिया में भेजा जाएगा। उसके बाद है इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम, अगर टॉर्पेडो बेटे सिगार शेप का कह सकते हैं आप, मिसाइल जैसी होती है, ये देखिए बेटा सिगार शेप की आपको देखने को मिलेगी। कहता है इसका क्या क्या काम होगा, सरफेस शिप, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, इनके तरह इसको क्या किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और इसमें है नहीं कुछ करने के लिए। अगला आता है IBSAMAR 18th मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में भी और देखते हैं क्या बोला गया है। कहता है इंडियन नेवल शिप तलवार, जो कि फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ इंडियन नेवी है, इसने साइमन टाउन इन साउथ अफ्रीका में क्या करा है, पार्टिसिपेट करा है। कौन से नंबर की एक्सरसाइज थी ये, 8th एडिशन थी। किसके किसके बीच में, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीकन मैरीटाइम, इन सब के साथ थी, याद रखना है आपने। और ये जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल किससे पहले हुई है, अभी जो 2024 की ब्रिक्स समिट होने वाली है उसके साथ ही ये हुई है। और इस एक्सरसाइज का मेन काम क्या था, जो ब्लू वाटर नेवल वॉरफेयर है उसे क्या करना है, यहाँ पर ठीक करना है, ठीक है। सीधी बात है बेटा, एक्सरसाइज का मेन काम ही ये होता है कि अगर हमें कहीं कंबाइंड होकर लड़ना पड़ जाए, ठीक है, अगर हम कहीं कॉम्बिनेशन में जाएं लड़ने के लिए, तो हम अपनी झंड ना करा कर आ जाएं वहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास, हमारे पास एक टैंक था बच्चे, टैंक को रेनोवेट कराए हमने एक्चुअली में, ठीक है। मतलब ओवरहॉल लिखा होगा यहाँ पर एक वर्ड, जिसका मतलब है आपके पास रेनोवेट करना। इंडियन आर्मी ने अपने पहला अपग्रेडेड T-20 भीष्म टैंक को क्या करा है, यहाँ पर दोबारा से रेनोवेट करा है। और इसकी मतलब कि इसकी प्रेज, या फिर जब इसको रोल आउट किया गया तो इसको यहाँ पे कौन चीफ आए हुए थे, इंडियन आर्मी के चीफ वहाँ पे थे, क्या नाम आता है इसका, इनका उपेंद्र द्विवेदी आता है, याद रखना है। T-19 टैंक्स मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट हमारा किसके साथ हुआ था, रशिया के साथ। और प्रोड्यूस्ड इनको कहाँ पे बनाया गया है, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ये कहाँ पर आती है, आबादी कहाँ पर आता है, चेन्नई तमिलनाडु, आपने याद रखना है, ठीक है। कितने मतलब क्या क्या इसका काम रहेगा, आप सबको पता है बेटा कि जिस प्रकार से थ्रेट बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार से हमें अपनी सिक्योरिटी को भी क्या करना होता है, पक्का करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए इस टैंक को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला कहता है द नेक्स्ट राउंड ऑफ टेस्टिंग, अब ये होगा कब, इसमें मिसाइल फायरिंग भी की जाएगी। और DRDO ने प्लान करा है कि इसका पहला जो इसके ट्रायल्स हैं वो जनवरी 2025 तक हो जाएंगे, ठीक है। अगला आता है आपके पास
इंडियन नेवी ने मिसाइल कम एम्यूनेशन बैराज बनाया है, ठीक है। क्या नाम है इसका यहाँ पर? मिसाइल कम क्या नाम आता है इसका यहाँ पर? मिसाइल कम अगर हम बात करें यहाँ पर। और बैराज क्या होता है बच्चे, या बैरेज क्या होता है? तो बैरेज एक प्रकार का जहाज होता है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? याद रखेंगे आप, मिसाइल कम एम्यूनेशन बैराज, LSAM 12 यार्ड नंबर 80, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसे फिर किसने बनाया है? तो MS सीकन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। चलिए अगला, सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल हुई है, ये कहाँ पर हुई है बच्चा? तो आपको याद रखना है गुजरात और दमन दीव, और किसको कवर कर रही थी? ये गोवा महाराष्ट्र को कवर कर रही थी। और इसमें कौन कौन थे? तो आप याद रखेंगे, नेवी था, BSF था, NSG था जिसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं हम, उसके बाद IB था। और इन सब का काम क्या था कि शिप्स को कैसे यूटिलाइज करना, बोट, ड्रोन और सर्विलेंस वगैरह वगैरह को काम करना, ठीक है। अगला है इंडिया का पहला इंडिजीनियस मल्टीपर्पस वेसल, क्या नाम है बेटा इसका यहाँ पर? समर्थक, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मेन काम क्या होगा बच्चे यहाँ पर? तो देखो नाम से क्लियर है, शिप आ गई ना, शिप का नाम क्या आपके पास यहाँ पे? समर्थक। और इसे ये प्रोजेक्ट किसके पास था? LT का मतलब है बच्चे लार्सन एंड टर्बो, ध्यान रखना, ठीक है। लार्सन एंड टर्बो के पास था ये, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इनकी मदद से इसे बनाया गया और अब इसे लॉन्च यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होगा कि भाई सर्वेलेंस करना, अगेन पेट्रोलिंग करना, उसके अलावा जो एरियल टारगेट्स हैं, जो सरफेस टारगेट्स हैं उनको उनसे बचाना, उसके बाद जो सी पॉल्यूशन है उसे कम करना, ये सब इसका काम यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अगला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, देख लेते हैं इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं कौन सा वाला सेक्शन, स्पोर्ट्स एंड ऑनर्स वाला सेक्शन, ठीक है। देखिए बच्चा क्या कहता है, कहता है USA बेस्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस सिलेक्टेड, ध्यान देना ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस है जिसने सिलेक्ट करा है IPS ऑफिसर, क्या नाम है बच्चा इनका? प्रीतपाल कौर, ये आपने याद रखना है। ये SP हैं कहाँ की? फेक डिस्ट्रिक्ट, और फेक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर आता है बच्चे? नागालैंड में, ये आपने याद रखना है। और किसके लिए नॉमिनेट हुई है, मतलब किसके लिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है? ये सिलेक्ट हुई हैं 2024 IACP 40 अंडर 40 अवार्ड, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। शी इज़ द ओनली इंडियन जिनको इस साल इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और ये कितने पुलिसमैन वैसे अब कितने पुलिस ऑफिसर्स में से एक हैं, तो आपको याद रखना है 40 में से, एंड सिलेक्टेड फ्रॉम 6 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड फॉर द अवार्ड, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे, द प्रोफेशनल चोजन एज द 40 अंडर 40 अवार्डीज रिप्रेजेंट द राइजिंग लीडर ऑफ पॉलिसिंग रिगार्डलेस ऑफ रैंक और टाइटल। फिर एजेंसीज कोलीग्स, यहाँ पर मतलब इनका बहुत काम है, बहुत काम इन्होंने करा है, इसके लिए इनको इससे नवाजा जा रहा है, ठीक है। कहता है अब क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये देखते हैं। कहता है शी कंसिडर हर ट्राइबल नेम, क्या नाम आता है इनका? थेमशाओ लाम, गिवन बाय द खैमुनगियन नागा कम्युनिटी एज वन ऑफ हर ग्रेटेस्ट ऑनर्स, याद रखेंगे आप। और ये कहाँ पर रहते हैं बच्चा? तो ये नागालैंड के नोकलक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। और इंटरनेशनल एसोसिएशन चीफ ऑफ पुलिस के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्जियाना। और वर्जीना कहाँ पर आता है आपके पास? USA में, ठीक है। चलिए नाम आपको पता होना चाहिए और इनका अदर नेम भी। अगला कहता है आपके पास यहाँ पे मुथुवेल करुणानिधि स्टेलिन, MK स्टेलिन, ठीक है। आपको पता होगा ये CM है कहाँ के? तमिलनाडु के। इनको ऑनर किया गया है किसके द्वारा बच्चा? तो इन्हें ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एकेडमी, रिकॉग्निशन फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इस अवार्ड को 5 कैटेगरीज के अंदर क्या किया जाता है बच्चे? प्रेजेंट किया जाता है, याद रखना है आपने। और वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी है? लाइफ टाइम, फिर सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, HR कम्युनिटी के लिए, मूवर्स एंड शेकर्स के लिए, इन सब के लिए इसको अवार्ड दिया जाता है। कहता है जो रेसिपिएंट होता है ऑफ ईच कैटेगरी आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन डिटेल्ड बायोग्राफी, ऑक्यूपेशन, फिर बाकी जो नॉमिनीज होते हैं वो इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो कोई बारी बात नहीं है, बस तमिलनाडु के जो CM है उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला आता है बच्चे यहाँ पर, अगला नाम आपके पास आता है, अगला नाम है आपके पास यहाँ पे सीम्स अवार्ड गुजरात SV
SVPI एयरपोर्ट वॉन प्लैटिनम अवार्ड। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं ये समझ लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली थी? तो आपको याद रखना है बरदोली सत्याग्रह, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आपके पास आ चुका है। और कब दिया गया था? तो 1928 आपने याद रखना है, ठीक है। कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, जिसे कौन मैनेज करता है बच्चे? अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, जो कि अडानी वालों का ही है। इसको क्या मिला है बच्चे? यहाँ पे प्लैटिनम अवार्ड मिला है। अब क्यों मिला है बच्चे? यहाँ पर देखो लिखा है ना, अंडर फैसिलिटी कैटेगरी के अंदर एंड द सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स अवार्ड्स, नई दिल्ली में ये दिया गया है, ठीक है। क्यों दिया गया है बच्चे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीनर के लिए और मोर सस्टेनेबल एयरपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इस अवार्ड से इनको नवाजा गया है। कहता है SVPI एयरपोर्ट won the award for a sustainable energy efficient initiative like installing। फिर आपको पता ही है बेटा कि जिस प्रकार से सोलर एनर्जी को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पूरे के पूरे एयरपोर्ट्स वगैरह पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला आता है सिस्टर रोसिटा मिलेसी या मिलेसिया, एक ब्राज़ीलियन नन है बच्चा और लॉयर है, सोशल वर्कर है। इनको 2024 का UNHCR जो ये अवार्ड है इससे इनको नवाजा गया है, ठीक है। रेफ्यूजीज़ बच्चा आप सबको पता है जब कोई वॉर वगैरह होती है या वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो लोग अपनी जगह को छोड़कर क्या कर देते हैं? वहाँ से माइग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। रीजनल विनर्स कौन कौन सी हैं आप इसके साथ नाम पढ़ लेंगे। और UNHCR के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो आपको याद रखना है इसके कहाँ पर आते हैं हेडक्वार्टर? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आते हैं। और ये बना कब था? तो आप याद रखेंगे 1950 में ये बना था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगला आता है पैट्रिक जी MC गवर्न अवार्ड, ठीक है। आप पढ़ लेते हैं इसके बारे में ये क्या है, ठीक है। आप सबको पता है इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं जिनका नाम क्या है? नारायण मूर्ति। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किस फील्ड के लिए बच्चा? टेक्नोलॉजी की फील्ड में, आपको याद रखना है। उसके बाद है शांतनु नारायण जो चेयर और किसके CEO हैं? एडोब के हैं। इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अभिनव अस्ताना जो कि फाउंडर हैं किसके? पोस्टमैन के। इनको एंटरप्रेन्योर अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ये जो ऑनर है वो किसकी लेगेसी पे दिया जाता है? तो आप याद रखेंगे पैट्रिक J मैकगवर्न जो कि टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत नाम था, आपको याद रखना है। और सीधी सीधी बात है बेटा, टेक्नोलॉजी बढ़ भी रही है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, पर ये ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दिया है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे 9th कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड। ये बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर रहेगा। मोहन जी जो है एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन लीडर है जिन्होंने फिर से सस्टेनेबिलिटी इन सब के ऊपर ही काम करा हुआ है और इनको ये अवार्ड दिया गया है कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग कहाँ पर आता है आपके पास? साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके पास आता है नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023। अब बेटा देखो बेटा, आप सबने 3 इडियट मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई PK, ठीक है। उनके जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर का नाम क्या आता है आपके पास? राजकुमार हिरानी। इनको बहुत एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है जिसका नाम क्या है? नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2023 के लिए इनको दिया गया है। अगर हम बात करें ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई है तो खंडवा कहाँ पर आता है? मध्य प्रदेश। जो कि किसकी बर्थ प्लेस है वो? तो किशोर कुमार की, हम सब जानते हैं इनको, किशोर कुमार की। और इनकी कौन सी वाली यहाँ पर डेथ एनिवर्सरी देखने को मिल रही थी? 37th डेथ एनिवर्सरी ऑफ द आइकॉनिक सिंगर। और नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसने इंस्टीट्यूट करे थे? मध्य प्रदेश ने। और कौन प्रोवाइड करता है? मध्य प्रदेश का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है वो इसे यहाँ पर देता है। और कितने प्राइज यहाँ पर दिए जाता है? तो 5 लाख क्या किया जाता है? यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो राजकुमार हिरानी जो हैं उनको इस प्रकार का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे अगला देखते हैं। अगला आता है V&A इलस्ट्रेशन अवार्ड। आदिति आनंद एक ग्रेजुएट है कहाँ की? एंजीला रस्किन यूनिवर्सिटी। इनका नाम दिया गया है किस पे? एमर्जिंग इलस्टर कह सकते हैं कैटेगरी के अंदर। इनका आर्ट वर्क है एक जिसका नाम क्या है बच्चे? मैरी गोल्ड। इज सेट इन इंडिया एंड हाईलाइट
चाइल्ड लेबर और लॉस्ट चाइल्डहुड, ठीक है, मतलब ऐसे बच्चों की स्टोरीज है या ऐसे बच्चों की कहानी है जिनका बचपन किसी ना किसी कारणवश यहाँ से जा चुका है, ठीक है, किसी भी कारण हो सकता है बेटा जिसकी वजह से इसको यहाँ पर पेश किया गया है, ठीक है। तो नाम आपने याद रखना है और कुछ इसमें ज़्यादा भारी बात नहीं है याद करने के लिए, ठीक है। अगला करंट अफेयर अगेन इंपॉर्टेंट है। 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, आपने याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। हम सबको पता है वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं बच्चा हम, तो हमें याद होना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है वो किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है किसके बारे में, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। और भारत सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि अटल भूजल योजना सुनी होगी, कैच द रेन अभी हमने पिछले किसी करंट अफेयर में पढ़ा था, जल जीवन मिशन, ये सारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, ये इसी के साथ आपके पास जुड़ते हैं, ठीक है। देखिए कहता है बेस्ट स्टेट की जो कैटेगरी है वो किसे मिला है बच्चे, यहाँ पे उड़ीसा को, क्योंकि इन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल काम करा है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट करने के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए। उत्तर प्रदेश सेकंड दिखता है आपको, और थर्ड में गुजरात एंड पौंडीचेरी मतलब पुडुचेरी आपको देखने को मिलते हैं। ये 9 कैटेगरीज में दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट, विलेज पंचायत, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्री, इन सब फील्ड में इसको दिया जाता है, ठीक है। और बेस्ट विलेज पंचायत किसे मिला है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे पुलमपारा, तिरुवनंतपुरम, केरला, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बेटा, इसके साथ पेपर में क्वेश्चन आपके पास रह सकते हैं। और टोटल विनर्स कितने थे इसमें, तो वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 38 टोटल विनर्स थे। और ये इवेंट कहाँ पर हुआ है बेटा, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में ये इवेंट हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन ने क्या दिया यहाँ पे, वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया है, ठीक है। आप सबको बताए बच्चे, चंद्रयान 3 अगस्त 23, ये डेट हमें नहीं भूल सकती है, अगस्त 2023 को, ठीक है, ये अवार्ड चंद्रयान 3 को हमने सक्सेसफुली क्या करा था, मून के साउथ पोल पे उतारा था, ठीक है। तो जो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं, जो कि किसके चेयरपर्सन है, इसरो के चेयरपर्सन हैं, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों, क्योंकि कहाँ किसके लिए बेटा, चंद्रयान 3 जो कि कैसा मिशन था अपने पास यहाँ पे, लूनर मिशन, और साथ ही साथ हम कहाँ पहुंचे थे, मून के साउथ पोल पे पहुंचे थे, ठीक है। और हमें पता ही है कि 23 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है ना, ये हुआ कहाँ पर है इंटरनेशनल वाला, तो आपने याद रखना है मिलान, और मिलान कहाँ पर आता है बच्चे आपके पास, इटली में, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा सेक्शन आता है आपके पास यहाँ पे, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डिटेल में बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में भी, ताकि कोई भी क्वेश्चन में हम गड़बड़ ना करें वहाँ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। कहता है बच्चे नीतीश कुमार जो कि क्या है बच्चा, सीएम है कहाँ के, बिहार के, उन्होंने अनवेल करा है किसको बच्चे, लोगो और मास्कट, क्या नाम है इस लोगो और मास्कट का, गुड़िया ऑफ द वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, जो कि शेड्यूल्ड है कि कहाँ पर होगी, राजगीर, और राजगीर कहाँ पर आता है, बिहार में, ठीक है। गुड़िया इज द टर्म फॉर एंडियरमेंट इन बिहार फॉर यंग गर्ल्स, और याद रखना है ये जो मास्कट है वो किसके द्वारा यहाँ पर इंस्पायर करके बनाया गया, स्पैरो। और मैंने आपको एक करंट अफेयर में बताया था कि जो स्पैरो है बच्चा, याद रखना है आपने, जो स्पैरो है वो क्या है यहाँ पर, जो स्पैरो होती है, जो स्पैरो है वो बिहार की क्या आती है आपके पास, स्टेट वर्ड है, और 20 मार्च को हम मनाते हैं स्पैरो डे, ठीक है, इसको बचाने की बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद है गुड़िया होल्डिंग अ हॉकी स्टिक, यहाँ पर सिंबलाइजेस द स्पोर्ट, वाइल द गोल कीपर ग्लव एंड नियर बाय हॉकी बॉल रिप्रेजेंट स्ट्रैटेजी, टीम वर्क, ये सब चीज़ें यहाँ पर मास्कट शो कर रहा है, ठीक है। तो मास्कट का नाम पूछेगा आपसे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके साथ कौन कौन से कप एसोसिएटेड है, उसमें से एक नाम आपको याद रखना है, क्या नाम आता है यहाँ पे, वेलिंगटन कप, याद रखेंगे आप। सेकंड आता है आपके पास आगाह खान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कप है आपके पास, जो कि किससे एसोसिएटेड है, तो आप याद रखेंगे किसके साथ एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है किसके साथ, आपके
हॉकी के साथ एसोसिएटेड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ध्यानचंद आपको याद रखना है, ठीक है। ध्यानचंद कप भी आ जाएगा, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट कप आपको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला लोगो फीचर्स क्या है। अच्छा, लोगो फीचर याद रखना पड़ेगा, क्या नाम है, बोधि ट्री। और आप सबको पता है ये वही बोधि ट्री है, एक्चुअली में बोधि ट्री मतलब पीपल का पेड़ है, जहाँ पर किसकी तपस्या पूरी हुई थी, महात्मा बुद्ध की, आपको याद रखना है, ठीक है। 2024 का जो वुमेन एशियन ट्रॉफी है ये 8th एडिशन होने वाला है जो होएगा। और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है, इंडिया तो होस्ट ही कर रही है, चाइना है, थाईलैंड है, मलेशिया, साउथ कोरिया और जापान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है फुटबॉल सैफ अंडर 17 आता है चैंपियनशिप, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसी को हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया है पहले, ये कहाँ पर हुआ था, चिंगली मिथांग स्टेडियम, थिम्पू, भूटान में, पिछले करंट अफेयर में आप कर चुके हैं, इसको आप देख लेंगे साथ साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक नई चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से कप एसोसिएटेड हैं किसके साथ, यहाँ पर फुटबॉल के साथ, ठीक है। एक आपको याद रखना है सुबोर्तो, एक आपको याद रखना है विठल, ठीक है, विठल आ जाएगा। एक आपके पास आ जाएगा दुरंत कप, ठीक है, याद रखना है आपने। एक कौन सा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, दुरंत कप। उसके अलावा एक संतोष ट्रॉफी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं, पर आप 5-5, 4-4 भी याद करोगे बहुत है अभी के लिए, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये हम कर चुके हैं पहले, इसीलिए यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। अगला आता है बच्चे अगला आता है आपके पास यहाँ पे IITF एशियन टेबल चैंपियनशिप कहाँ पर हुई 2024 की, ये हमें देखने को मिली है और इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कहता है बच्चे यहाँ पे इंडिया को कितने मेडल मिले, यहाँ पे 3 ब्रॉन्ज मेडल है। और कितना मेडल टैली रहा अपना यहाँ पे 7th, और ये कौन सा एडिशन था 27th, और कहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ है, ये अस्ताना। और अस्ताना कहाँ पर आता है, कजाकिस्तान में। जापान ने टॉप करा है, 8 मेडल है, उसके बाद फिर चाइना 5 है, नॉर्थ कोरिया कितना है, 3 मेडल है, आपने याद रखना है। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाओसाने। लाओसाने कहाँ पर आता है बच्चे आपके पास, स्विट्जरलैंड में आता है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है अगला करंट अफेयर। एक आपको पता होगा बच्चे कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, इसका एक हॉल ऑफ फेम है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें एक हमारी प्लेयर हैं, क्या नाम है इनका, नीतू डेविड, इंडियन क्रिकेटर हैं, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा ये वैसे हैं कौन, ये स्पिनर हैं, क्रिकेट में क्या करते हैं, ये स्पिनर हैं, याद रखना आ सकता है। उसके बाद है इंग्लैंड की एलिस्टायर कुक, साउथ अफ्रीका की AB विलर्स, इन सबको आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 के लिए ऐड किया गया है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इनका रैंक है, जो ऐड हुई है इनका रैंक है 113वां, हमारी वाली का जो रैंक है वो है 114, याद रखना है आपने। और जो साउथ अफ्रीका वाली है इनका रैंक है 115, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप देख लेंगे इसके साथ का। हाँ, अगला आता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का, ये कहाँ पर होने जा रहा है, तो आप देख लेंगे 6 कंट्रीज़ का है। और इसमें जो है वो इंडिया इसे होस्ट करेगा, अभी स्टेट क्लियर नहीं है, इंडिया होस्ट करेगा, ये आपने याद रखना है। और ये हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो 2032 के जो क्या होंगे आपके पास ओलंपिक्स होंगे, उसमें भी इसको यहाँ पर खिलाया जाए। उसके बाद है WR चेस मास्टर, क्या नाम है इनका, अर्जुन इरागेसी, इन्होंने WR चेस मास्टर को यहाँ पर जीता है, किसे हराने के बाद, फ्रांस के इनको हराया है, और कहाँ पे, लंदन में हराया है। इतना काफ़ी है आपके पास, क्या क्या इनको मिलेगा बस ये नहीं याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है 2024 शंघाई मास्टर टेनिस, ये वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर, ठीक है, इनको क्या मिला है यहाँ पर, और इन्होंने किसको ये जीत गए हैं, किसको हराने के बाद यहाँ पे, नोवाक जोकोविक, ठीक है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये भी हो गया आपके पास एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला आता है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ये 2024 की कहाँ हुई है, अभी आपने पीछे ही पढ़ा था अस्ताना में। इसमें इंडिया की जो वुमेन डबल है वो कौन कौन जीती हैं, अहिल्या मुखर्जी और सुतीरिथा मुखर्जी, ये आपने याद रखना है, ये जीत चुकी हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो लिखा है इंडिया की जो मेन टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गई है, आपने याद रखना है यहाँ पर
ये इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन कौन सा वाला आता है आपके पास यहाँ पे, बैंकिंग इकोनॉमी, और इसके साथ पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, नाम है बच्चे आपके पास इस करंट अफेयर का, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एक्सटेंडेड फॉर 3 मंथ। ठीक है, देखो बच्चा, एक्चुअली में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसे क्या करना है, हमें यहाँ पर बढ़ाना है। तो अगर आपको एक्सपोर्टर्स को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, उनका जो ब्याज है, मतलब जो भी वो लोन लेते हैं उसको, उनका जो ब्याज रेट है उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है वो आपको छूट देनी पड़ेगी। तो ये उसी से एसोसिएटेड स्कीम है और इसको अब अगले कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कहता है ये स्कीम फंड लिमिटेड है, ये इंडिविजुअल एक्सपोर्टर को क्या करती है, यहाँ पर क्या बोलती है, यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वर अर्लियर कैप्ड 10 करोड़ पर एनम। ठीक है, और अगला क्या लिखा है यहाँ पे, द नाउ द कैप इज 50 लाख। और स्कीम को एक्चुअली में स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2015 में, और इनिशियली कितने सालों के लिए इसे लॉन्च किया गया था बच्चे, तो आप याद रखेंगे एक्चुअली में इसे लॉन्च किया गया था 5 सालों के लिए, पर लेटर ऑन इसे क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया, और अब तक ये हमारे पास चल रही है। ठीक है, अगला आता है, नीति आयोग ने रेज कर दिया है एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, देखो बच्चे, अब ये क्या होता है एसेट मोनेटाइजेशन, पहले हम इसी को समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब सरकार के पास जो भी संपत्ति पड़ी हुई है, ध्यान से सुनना, सरकार के पास जो भी संपत्ति पड़ी हुई है उसी से क्या करना है बच्चे, उसी से पैसा जनरेट करना। ठीक है, उसी से जो भी संपत्ति पड़ी हुई है, जैसे रोडवेज हो गए यार, हाईवे हो गए, लैंड हो गए, ब्रिजेस हो गए, इन्हीं को एसेट बनाकर इनको और क्या करना है, इनसे पैसा कमाना, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को निकालना, यहाँ पर इससे क्या किया जाता है, इसको कहा जाता है एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट। ठीक है, एसेट मतलब संपत्ति, मोनेटाइजेशन मतलब पैसा बढ़ाना। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कहता है नीति आयोग ने रेज कर दिया है एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट। ठीक है, अब इसका मैं एक एग्जांपल आपको बहुत आसानी से देती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लो मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैं एक नीति आयोग हूँ, ठीक है, मैं गवर्नमेंट हूँ मान लेते हैं। ठीक है, मैंने एक प्राइवेट कंपनी को अपनी किसी संपत्ति को थोड़ी देर के, बेटा बेचा नहीं है, बेचना एक अलग कंसेप्ट होता है, हम बेचने की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस सरकार ने क्या करा है, मैं एज अ गवर्नमेंट मतलब एज अ गवर्नमेंट मुझे लगता है कि ये जो फलाना ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज को अगर मैं किसी प्राइवेट एंटिटी को दे देती हूँ और उसके साथ ठेका कर लेती हूँ कि भाई आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पे 500 करोड़ या जितना भी करोड़ है, XYZ करोड़ जो है वो आपको मुझे यहाँ पर देना है, बाकी सब आप मेंटेनेंस इसकी खुद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मतलब इस प्रकार का जो क्राइटेरिया होता है जिससे आपको पैसा जनरेट होगा, उसको आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट भी कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पर, दिस मूव विल ब्रिंग क्लोजर टू अचीव ओवरऑल टारगेट, कितना करना है हमें यहाँ पे, 6 ट्रिलियन, सबको पता है यहाँ पर। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 25 तक चल रहा है। हाईवेज को मोनेटाइजेशन किया जा सकता है जिनसे इतना पैसा जनरेट किया जा सकता है, कोल ब्लॉक मोनेटाइजेशन किया जा सकता है, उसके बाद रेलवे, पावर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब पे क्या किया जा सकता है, मोनेटाइजेशन किया जा सकता है, मतलब उनकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। CEO कौन है अभी, तो BVR सुब्रमण्यम, और हेडक्वार्टर क्या है इसके, नई दिल्ली, याद रखेंगे। और कब बना था, 2015 में। किसे रिप्लेस करके बना था, तो आप सबको पता है बच्चे किसको रिप्लेस करके बना था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बनाया गया था। और नीति आयोग जो है वो इंडिया का थिंक टैंक है। क्या है बच्चा, इंडिया का ये थिंक टैंक है, आपने याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला आता है RBI ने 4 NBFCs को क्या कर दिया है, मतलब उन्होंने वायलेशन कर दिया होगा और उनको क्या कर दिया है, यहाँ पर बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई भारी बात नहीं है, ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ साथ का ही। ठीक है, अगला कहता है बच्चे, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है FTSE रसेल गवर्नमेंट इंडेक्सेस। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए कहता है लंदन UK बेस्ड एक इंडेक्स है बच्चे जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज रसेल अनाउंस द, जो मार्केट असेसिबिलिटी लेवल है इंडिया का, उसे क्या किया जाएगा, रिक्लासीफाई, और अब इंडिया को भी इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो कहता है द FTSE रसेल इज 3rd इंडेक्स प्रोवाइडर, जिसमें इंडियन बॉन्ड्स जो है वो, मतलब बॉन्ड मतलब पैसा वैसा बताया जाता है, और अब इन सबको क्या कर दिया जाएगा, इसमें ऐड किया जाएगा। तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, सीधा सीधा बस इतना पढ़ लेना है कि किसके अंदर इसको ऐड यहाँ पर किया जाएगा, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है,
ये इसके साथ आप पढ़ लेंगे डेटा कौन कौन सा है। अगला आता है बच्चे यहाँ पर वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी इन सोवेरियन वेल्थ फंड। सोवेरियन का मतलब क्या होता है बच्चे? इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेल्थ फंड का मतलब हो गया, इसको इजी भाषा में समझते हैं, मतलब जो स्टेट ओन्ड फंड है ना, मतलब किसी भी सरकार के किसी भी देश की सरकार के द्वारा जनरेट किए गए फंड। अब सरकार कैसे फंड जनरेट करती है? हमसे टैक्स लेकर क्या करती है? फंड जनरेट करती है। ये उसी के साथ जुड़ता है आपके लिए, ठीक है। देखिए कहता है अबू धाबी जो है वो क्या बनी है यहाँ पे? रिचेस्ट सिटी ग्लोबली बनी है, जिसके पास सोवेरियन वेल्थ फंड बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी सिटीज हैं ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे। अब देखो लिखा ना, ये किसकी इन्वेस्टमेंट होती है? ये स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि कंट्री की एक रिजर्व होती है, जिसका मेन काम होता है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, फ्यूचर की जो प्रॉब्लम्स है, जो फ्यूचर की जो प्रॉब्लम, जनरेशन की जो प्रॉब्लम है उनको ठीक करना, और अगर कोई सोशल प्रोग्राम चलाना है तो उनको भी इसके जरिए ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला आता है, देखिए बेटा आपको ये वाला टॉपिक मैं पहले भी करा चुकी हूँ, महारत्न वाला। मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में समझाया था कि किसी भी कंपनी को, देखो वैसे क्राइटेरिया क्या कहता है? क्राइटेरिया कहता है मिनी रत्न, याद करो, मिनी रत्न के ऊपर क्या आता है आपके पास? नवरत्न, नवरत्न के ऊपर क्या आता है आपके पास? महारत्न। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। देखो अब पहले क्राइटेरिया समझ लेते हैं, मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने आपको पूरा ये क्लियर करा है टॉपिक, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कैसे बनते हैं मैं आपको डिटेल में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर मान लेते हैं किसी भी कंपनी को, क्या, अच्छा किसी भी कंपनी को बोलने का मतलब है सेंटर वाली, ठीक है। सेंटर मतलब सरकारी कंपनी को, प्राइवेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहता है अगर किसी भी सरकारी कंपनी को क्या बनना है बच्चे? यहाँ पे महारत्न का स्टेटस लेना है तो उसके पास पहले कौन सा स्टेटस होना चाहिए? ऑलरेडी नवरत्न। और किसी को अगर नवरत्न बनना है तो उसके पास कौन सा स्टेटस होना चाहिए? मिनी रत्न होना चाहिए। कहता है इसके बाद यहाँ पर अब उसका कुछ ये फाइनेंशियल क्राइटेरिया है जिसमें उसको फुलफिल करना है, मतलब उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर किससे ज़्यादा होना चाहिए? 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। उसकी एनुअल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 15,000 करोड़ से ज़्यादा। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। और कितने सालों के लिए बेटा ये सब कुछ? तो पिछले 3 साल लगातार, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ऐसी फिर नवरत्न का अलग क्राइटेरिया होता है, और जो बच्चे महारत्न बन जाती हैं उनका एक ग्लोबली बड़ा प्रेजेंस बन जाता है, ठीक है। वो ग्लोबली बड़े नेम फेम पे चली जाती हैं। तो वैसी इंडिया की 14th नंबर की क्या बनी है आपके पास? महारत्न। क्या नाम है इसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें करंट अफेयर में बताया था कि ये पहले क्या थी अपने पास? ये पहले अपने पास क्या थी? ये पहले अपने पास किस कैटेगरी में आती थी? नवरत्न में आती थी, ठीक है। चलिए अगला आता है, अब ये महारत्न की पूरी लिस्ट बनी हुई है 13 की, 13 ही 14, ये लेटेस्ट वाली भी ऐड कर दी गई है, ये आप लिस्ट अपने पास बना लेंगे, ठीक है। अगला आता है, सेबी ने चेंज कर दिया है नॉमिनेशन रूल फॉर डीमैट अकाउंट और एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। देखो बेटा एग्जांपल इजी भाषा में समझते हैं। मैं और आप बैंक में गए, अपना खाता खुलवाया, ठीक है। कल को हमें कुछ हो जाएगा, अगर हमें कुछ भी हो जाए तो हमने एक नॉमिनी बनाया होता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट में भी कौन होता है? एक नॉमिनी होता है। अब उस नॉमिनी के जो क्राइटेरियाज हैं, जो उसके रूल्स हैं, उसको क्या कर दिया गया है? यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया? बस सीधी सीधी बात है, उसे क्या कर दिया गया है बच्चे? यहाँ पर उसे चेंज कर दिया गया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। पहले एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने नॉमिनी रख सकता था? 3। अब वो कितने रख सकता है? यहाँ पर 10 रख सकता है, ये आपको याद रखना है। द न्यू रूल्स विल अलाउ नॉमिनी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, मतलब अगर मैं मरी गई तो जो मैंने जो नॉमिनी बनाया हुआ था वही यहाँ पर क्या करेगा? मेरे बदले क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा? मेरा रोल प्ले करेगा। द नॉन सबमिशन ऑफ चॉइस ऑफ नॉमिनेशन विल नॉट लीड टू फ्रीजिंग डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फॉलियोज, ठीक है। सीधी बात है, मतलब अब ऐसा नहीं है कि जो नॉमिनी नहीं होगा तो काम खराब है, सीधी सीधी बात है, अब यहाँ पर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे सेबी कब बना था? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले 100 बार करा चुकी हूँ, ठीक है। कब बना था? 30 जनवरी 1992 या कब बना था? आप मुझे बताएंगे। और सेबी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी है, नॉन स्टैट्यूटरी है? आप क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास यहाँ पे, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव कर दिया है 15,000 करोड़ का लोन, किसके लिए? अमरावती के लिए, ठीक है बेटा। बहुत बड़ी अमाउंट है। आप सबको पता है कि आंध्र प्रदेश
को 2014 में 2 जून 2014 में उसे तोड़ा गया था, और उसे तोड़ने के बाद उसकी 2 स्टेट्स बनी थी, ठीक है। एक तो आंध्र प्रदेश खुद रहा था, और एक क्या बना था बेटा हमारे पास, एक बना था तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल तो क्लियर हो गई, ठीक है, पर किसकी कैपिटल अभी क्लियर नहीं थी, तो आपको याद करना है आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी क्लियर नहीं थी, और बड़ा डाइसी सा चल रहा था कि क्या कैपिटल होगी। तो कैपिटल अब क्या बन रही है, वैसे तो अमरावती ही, और अमरावती के लिए ही क्या किया जा रहा है बच्चे यहाँ पर, इसके लिए बहुत भारी फंड अमाउंट इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि मतलब इस अमरावती को क्या किया जा सके, बहुत ही सुंदर और ठीक यहाँ पर बनाया जा सके। क्लियर हो गया आपके पास यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा है, द स्वर्ण आंध्र प्रदेश विजन है इनका 2047 तक, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। अगला, और एडीबी के हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं बच्चे, फिलीपींस, याद रखना है। कब बना था ये, 1966 को, और मेंबर कंट्रीज कितनी है बच्चे इसकी, तो आप याद रखेंगे 69, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक कब बना था बेटा, तो आपको याद रखना है 1944। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, वॉशिंगटन डीसी यूएस में आ जाते हैं, ये आपने याद रखना है। और इसके चेयरपर्सन कौन है, अजय बांगा, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास वाइल्ड लेबल एटीएम जो है लाइसेंस टू ईपीएस कंपनी, ठीक है। सीधी सीधी बात है बच्चे कि अगर आपसे कभी पूछा जाए, मतलब अगर आपको वैसे पता होना चाहिए कि क्या होते हैं वाइट लेबल एटीएम, ये मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे लिखा होगा इसके बारे में, ठीक है। मतलब वाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होते हैं बेटा जो बैंक के द्वारा नहीं सेटअप किए जाते हैं, हम और आप जैसे आम लोग जो हैं वो उसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेटअप करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ पर काम किया गया है, वो देख लेते हैं। कहता है बच्चे यहाँ पर, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट करा है कि वाइट लेबल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो लाइसेंस है, अब वो वैसे तो हमने 10 सालों तक हमने किसी को भी ये मतलब किसी को भी ये नहीं बोला था कि आप एटीएम वाइट लेबल एटीएम सेटअप कर सकते हैं, ऑलरेडी 4 ही थे, उसमें से अब एक और नया ऐड हो चुका है 10 सालों के बाद, जिसका नाम क्या है, आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस लिमिटेड, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है बच्चे, आरबीआई के अंदर ही आता है। इसके अंदर आपने सुना होगा हिताची पेमेंट, ऐसे 4 हैं, तो वो 4 की लिस्ट आप मुझे बताएंगे वो 4 कौन कौन से हैं, और 5वां मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अगला ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। और किसी को भी अगर क्या करना होगा, किसी को भी अगर इस तरीके से कुछ करना है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ कितना चाहिए बच्चे, यहाँ पे 100 करोड़, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है डियरेंस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है। महंगाई भत्ता को भी क्या कर दिया गया है, भारत सरकार ने क्या कर दिया, इसको 3% बढ़ा दिया गया है। मतलब मान लेते हैं कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और या फिर मैं एक पेंशन अधिकारी हूँ मान लो, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन है, आपको लग रहा है कि महंगाई घट रही है, महंगाई तो बढ़ ही रही है, तो महंगाई जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, तो पूरी की पूरी कोशिश है बेटा कि मतलब पूरी कोशिश, मतलब महंगाई बढ़ रही है तो हमारी पेंशन तो उतनी रहेगी ना, सैलरी तो उतनी रहेगी हमारी यहाँ पर, तो उसमें 3% का क्या किया गया है, हाइक किया गया है, ताकि क्या किया जा सके, मतलब ये दिवाली से पहले समझो अपने लोगों को खुश करने का काम किया गया है, ठीक है। तो कहता है यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 3% हाइक कर दिया है डियरनेस अलाउंस। और डियरनेस का मतलब ही होता है बच्चे आपके पास यहाँ पर महंगाई भत्ता, इसे यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अच्छा बेटा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे डेज हैं, ये आप डेज खुद कवर करेंगे, ठीक है, पूरे के पूरे, क्योंकि बहुत सारे डेज हैं और कवर कराने में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आप इसे पढ़ लेंगे एक बारी। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक लास्ट सेक्शन पे हम आते हैं, लास्ट सेक्शन आपके पास कौन सा आता है यहाँ पे, ऑबिचरीज, इसके बारे में पढ़कर यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो आप जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल क्लियरली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ऑबिचरी में बात करते हैं बच्चा। तो पद्म भूषण आपको मैं बता चुकी हूँ इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स हैं, उसमें से 3rd रैंक किसका आता है, पद्म भूषण का आता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल। एक ये कार्डियक सर्जन थे और ये कहाँ के डायरेक्टर थे बच्चा, तो आपको याद रखना है एम्स के, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए, मतलब जो भी हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस थी उनके ऊपर इन्होंने काम करा है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे इनका मतलब इनका रोल रहा है हार्ट से
रिलेटेड, कार्डियक से रिलेटेड, और इनकी अब क्या हो गई है बच्चा, यहाँ पे डेथ हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी, ये आप पढ़ लेंगे इसके बारे में अच्छे तरीके से, और इनका एक बायोग्राफी भी है जिसका नाम क्या है, हार्टफील्ड अ कार्डियक सर्जन, याद रखना है, जो कि किसने ऑथर करी है, इनकी वाइफ ने, और वाइफ का नाम क्या था, प्रिया सरकार, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आपने क्या करना है, अपने डेज पढ़ने हैं, किसी भी चीज़ में कोई डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।